आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। नवंबर 2022 की ये 4th वीडियो है। इससे पहले की जो वीडियोस आ चुकी है उसमें हम लोग पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट ये सब कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सोशल इश्यूज़ कवर करेंगे, साइंस एंड टेक कवर करेंगे, कल्चर कवर करेंगे, एथिक्स कवर करेंगे और गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करेंगे। तो ये लास्ट वीडियो, सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सोशल इश्यूज़ का, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। रिसेंटली UNPFA यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट आई थी। उसके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो अब 8 बिलियन पहुंच चुकी है। तो अब से आप लोग ये नहीं कहेंगे कि दुनिया के अंदर 700 करोड़ लोग हैं, अब से आप हमेशा कहेंगे दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग हैं। UNFP क्या है, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर इसके न्यूयॉर्क में है। इनका मिशन बड़ा अच्छा है, अगर आप देखोगे कीवर्ड्स बड़े अच्छे लिखे थे। टू डिलीवर अ वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ एंड एवरी यंग पर्सन्स पोटेंशियल इज फुलफिल्ड। ये इनका मिशन है। तो अभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ में इन्होंने एक काइंड ऑफ रिपोर्ट निकाली थी, उसमें उन्होंने कुछ डेटा दिया है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है याद करना। एक तो टेम्पोरल डिस्पैरिटी, एक है स्पेशियल डिस्पैरिटी। दो तरह की डिस्पैरिटीज़ की बात की थी। डिस्पैरिटी का मतलब ही होता है अनइक्वालिटी। ये जो वर्ड पैरिटी होता है ना, पैरिटी जनरली जिन लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में कभी पढ़ा होगा स्कूल टाइम वगैरह में, उन्होंने पढ़ा होगा पैरिटी इज ऑल इक्वल टू, मतलब इक्वालिटी का मतलब होता है। सो डिस्पैरिटी गोज टू अनइक्वालिटी। तो उन्होंने कहा कि मोस्टली जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ना वो लास्ट सेंचुरी में ज़्यादा ग्रो हुई है। अगर आप देखोगे ह्यूमन पॉपुलेशन फर्स्ट जो 1 बिलियन था ना, यानी कि 100 करोड़ जो था, वो तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले पहुंच गई थी। लेकिन 7 बिलियन यानी कि 700 करोड़ से लेकर के 800 करोड़ तक पहुंचने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगा है ना। तो 2010 से लेकर के 2010 से लेकर के 2022 तक कह सकते हो 12 साल के अंदर हम लोग 100 करोड़ पहुँचे हैं, ठीक है। और जो पहला 100 करोड़ था उसे पहुँचने में हमें हज़ारों साल लग गए थे। तो ये टेम्पोरल डिस्पैरिटी है। देन इट टॉक्स अबाउट द स्पेशियल डिस्पैरिटी, यानी कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। और क्योंकि वहाँ पर वेल्दी कंट्रीज़ है, उनके पास वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है लेकिन उनके पास समझ भी ज़्यादा है। फिर जो लो इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पर पॉपुलेशन राइज कर रही है। तो यू सी द डिस्पैरिटी, अनइक्वल चीज़ें देखिए आपने। लो इनकम कंट्रीज़ में भी कुछ के नाम बताए गए हैं, जैसे DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट है। अब इजिप्ट रिसेंटली न्यूज़ में था COP27 के लिए। इथियोपिया है, इंडिया भी है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया भी है। इसके अलावा इंडिया के बारे में बहुत स्पेशली बताया गया था कि राइट नाउ तो चाइना ही है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री, बट 2050 तक यानी कि आने वाले कुछ अगले 28 सालों के अंदर चाइना को सरपास कर जाएगा इंडिया। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है। 1930 के अंदर एवरेज एक इंसान की जो ज़िंदगी की हुआ करती थी वो 34 ईयर्स तक की थी। मतलब मोस्टली लोग 34 ईयर्स तक अपनी ज़िंदगी खो चुके होते थे क्योंकि बीमारियाँ बहुत थी, डिजीज़ बहुत थी, हेल्थ वाइज लोग इतने अच्छे नहीं थे। आज की डेट में वो चीज़ 72 ईयर्स तक चली गई क्योंकि लाइवलीहुड फैसिलिटीज अच्छी हो गई, लोगों के पास सेविंग्स होती हैं तो लोग अपने फैमिलीज़ को भी एक्सपेंड कर पाते हैं। एंड फैमिली प्लानिंग पे भी काम किया गया है, हेल्थ के ऊपर काम किया गया, बहुत सारे डिजीज़ को टैकल कर लिया गया है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। फिर ग्रोथ रेट स्लो हो गया है। ध्यान से रखना, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है लेकिन जो ग्रोथ रेट रहा था ना वो स्लो हुआ है। कैसे हुआ है? पॉपुलेशन जो ना अपने स्लोवेस्ट रेट पर है सिंस 1950 और 2020 में अपने खुद का जो ग्रोथ रेट था ना उसके भी 1% के अंडर आ गई है। तो इस पॉपुलेशन को 12 साल लगे 7 बिलियन से 8 बिलियन तक आने में, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। याद रखने की चीज़ है, ग्रीन कलर में हाईलाइट किया मैंने। लेकिन 9 बिलियन तक पहुँचने में अब इसको 15 साल लगेंगे, यानी कि अब हम 9 बिलियन कब होंगे? 2037 में। तो यू सी 12 साल में हम लोगों ने 100 करोड़ किए, अब हम लोग दूसरे जो 100 करोड़ ऐड करेंगे ना उसमें हमको 15 साल लगेंगे। दैट मीन्स पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो हो गया है अब कम। जब पॉपुलेशन का ग्रोथ होती है तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। रिवर्सल ऑफ डेवलपमेंट, कुछ कंट्रीज़ ही हैं विच आर ड्राइविंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। ऑब्वियसली बात है, इंडिया भी उसमें आता है, लेकिन उसमें जो पर कैपिटा इनकम है ना वो काफ़ी लो है।
पर कैपिटा यानी कि एक व्यक्ति पर पर्सन जो इनकम होती है ना वो कंपैरेटिवली लो है। तो ऐसी कंट्रीज़ के अंदर पॉवर्टी, हंगर वगैरह, हेल्थ, एजुकेशन को इम्प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होगा। रिसोर्स को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारा हो रहा है, जैसे कि ग्लोबल में हैव्स एंड हैव नॉट, क्या आपके पास होना चाहिए, क्या आपके पास नहीं होना चाहिए। आज की डेट में राइट नाउ आप जहाँ पर भी रूम में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो ना, जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ, देर आर सो मेनी थिंग्स। प्रोबेबली आप अपने रूम के अंदर ही शायद 50 ऐसी चीज़ें गिन दोगे जो आपकी ज़िंदगी में अगर ना भी हो ना तो भी आप जिंदा रह सकते हो, तो भी आप अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। तो इसके कारण क्या होता है ना, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना उनके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेन जाता है, उन पर प्रेशर पड़ता है कि यार ये चीज़ों को इस्तेमाल करना है नहीं करना है। कंजम्पशन बेसिकली इंक्रीज़ हो रहा है, एनवायरनमेंट को डैमेज होता है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा लोग होंगे, उनको सेटलमेंट के लिए स्पेस चाहिए, तो हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, जंगल साफ करके शहर बसाना पड़ेगा। एंड ग्लोबल वार्मिंग भी होती है क्योंकि ज़्यादा व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनेगी। पैंडमिक्स का आउटब्रेक भी होता है, एंड अब ये तो हम लोगों ने एग्जांपल देख ही लिया, कोविड-19 हो गया, मनी पॉक्स हो गया। ऐसा नहीं, पहले नहीं हुआ करते थे ये चीज़ें, पहले भी हुआ करती थी, बट अब क्या होगा कि एंथ्रोपोजेनिक चीज़ें हो चुकी हैं, ये ह्यूमन बींग्स की वजह से हो चुकी हैं। पॉपुलेशन इज़ बीइंग एजड, लोग अपनी एज के अंदर जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है तो एजड पॉपुलेशन, जो वृद्ध लोग हैं ना, वो भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। जापान के अंदर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है कि जापान के अंदर जो बूढ़े लोग हैं ना वो ज़्यादा हैं, तो जो लोग यंग एज ग्रुप में है ना उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बन जाए, यानी कि जो वर्किंग क्लास है ना, वर्किंग एज ग्रुप है, उस पर प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। एक्सपेक्टेंसी में गैप आ गया, जैसे कि हमारी जो लो इनकम कंट्रीज है ना वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर्स की है, और जो हाई इनकम कंट्रीज है वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83 ईयर्स की भी है, और जो ग्लोबल एवरेज है वो है 72 ईयर्स का। अगर आप देखोगे इसमें अभी तो वैसे तो एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है 72 का, जो लोवेस्ट होता है और जो फिर उसके बाद हाईएस्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो नाउ यू सी कि जिन कंट्रीज़ में लोगों के पास पैसा कम है कमाने को, उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है ना, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लो है। एंड द मोर इनकम यू हैव, द मोर एजुकेटेड यू आर, द मोर फैसिलिटीज़ यू हैव, बेसिकली द मोर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यू हैव इन योर कंट्री। फिर कुछ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स भी हैं, ऑलराइट, जैसे कि जो ऑलरेडी कंट्री जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, चाइना, यूएस वगैरह, इनमें पॉपुलेशन कम हो रही है क्योंकि यहाँ पर वैसे भी ये इनकम ज़्यादा होती है, यहाँ पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है बट पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो रही है, तो मे बी इट विल अपेंड देयर सोसाइटीज़, ऐसा हो सकता है। तो क्या वेज हो सकती हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ से हमें कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हो। सपोर्टिंग द रिप्रोडक्टिव जस्टिस, यानी कि देखो हर व्यक्ति के पास ना अपना एक राइट टू लाइफ होता है, उसके पास अपनी खुद की चॉइस होती है कैसे अपने जीवन को जीना चाहता है ना, किस तरह की वो अपनी खुद की रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज में काम करना चाहता है। तो अगर हम लोग अच्छी फैमिली प्लानिंग करेंगे ना, अच्छे इफेक्टिव मेथड्स हमारे पास होंगे, तो थिंग्स कैन बी रोल्ड आउट वेरी पीसफुली, वेरी हार्मोनियस मैनर में, तो उस इंसान की जो ऑटोनॉमी है ना उसको मेंटेन कर सकते हैं। देन वी हैव टू डेफिनेटली वर्क फॉर द एजुकेशन ऑफ ऑल, क्योंकि पर्टिकुलरली गर्ल्स, क्योंकि जनरली जो कपल्स होते हैं उसके अंदर द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड ना, तो मदर की एजुकेशन, मदर की हेल्थ, मदर के लिए आसपास का एनवायरनमेंट, मदर की मेंटल पीस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इंक्लूसिव ग्रोथ, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें ग्रोथ पे काम करना होगा। वी कैन नॉट जस्ट से कि ठीक है हेल्थ को अच्छा कर दो, नहीं, वी हैव टू पैरेलली मेंटेन द एजुकेशन ऑल्सो, वी हैव टू मेंटेन द एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस ऑल्सो, वी हैव टू मेंटेन द सोशल हार्मनी ऑल्सो। तो हम लोग एक चीज़ पे काम नहीं कर सकते, हम यू हैव टू गो थ्रू द इंक्लूसिव ग्रोथ। फैसिलिटेट माइग्रेशन या माइग्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, ये आपका टॉपिक है GS1 के अंदर। जब चीज़ें ग्लोबलाइज हैं तो लोगों को एक्सेस होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर, फिर चाहे वो अपनी मर्जी से जा रहे हो, काम के सिलसिले में जा रहे हैं, फिर मजबूरी से जा रहे हो, बट देयर शुड बी द माइग्रेशन शुड बी अलाउड ना। उसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को अगर हम लोग कम करेंगे तो जो वर्कफोर्स की डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप आ जाता है ना, उसको हम लोग अच्छे से ब्रिज कर पाएंगे। फिर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के ऊपर जो बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, वी हैव टू मेक श्योर कि उसके कुछ टेक्नोलॉजिकल और सोशल इनोवेशंस पे सॉल्यूशंस हमको प्रोवाइड करने होंगे, ताकि हमारे वातावरण में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसके प्रति हम लोग जागरूक हो जाए और उसके प्रति अपने आप को ढाल भी सकें। सोशल सिक्योरिटी, 65 प्लस का जो एज कैटेगरी है ना, दे आर गोइंग टू ग्रो क्वाइट फास्ट। आगे ऐसा होगा, लाइक राइट नाउ आप सब लोग अपनी 20s में हो, मोस्ट ऑफ यू 99% इस वीडियो को देखने वाले लोग अपनी 20s में हैं, बट सून आप लोगों के पेरेंट्स भी एक एज ग्रुप में एंटर करेंगे, 45, 50, 55, 65 की एज ग्रुप में आप लोगों के पेरेंट्स होंगे, दे आर एंटरिंग द ओल्ड एज ग्रुप। उसके जस्ट बाद आप लोगों की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। सो आप लोगों के पेरेंट्स की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपैरेटिवली बेहतर है आपके जो पेरेंट्स थे उनसे ज़्यादा। तो ये जो एज ग्रुप है ना, यहाँ पर ये पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा होने वाला है, और ये ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी अच्छी प्रोवाइड की गई है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस एज ग्रुप के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं, हाउ कैन वी मेक श्योर कि दैट दे ऑल्सो लिव इन अ वेरी पीसफुल एंड हार्मोनियस मैनर।
दिस वॉज अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। ये 2-3 फैक्ट्स ज़रूर याद रखिएगा, भूलने नहीं है फैक्ट्स आपको, जो ग्रीन कलर वाले हैं। यूपीएससी के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको। कोट्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली। हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसके बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ एनजीओज को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा, मैं कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज़्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स है जो आपको इजीली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूजिक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं। 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज़्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन,
मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स याद करने हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीन हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते टाइम बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1 2 3 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं। तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो GS 1 2 3 4 को ऐसे ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर। जैसे कि ये रहा आपके सामने, अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे का आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया। तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो।
कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं, GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको, तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत ईजिली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं, ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है, तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें एक चीज़, दो चीज़ देखेंगे, एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, अरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंगिंग द स्मॉलेस्ट कोट्स, जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो, इवन GS 1 2 3 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है, लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं, बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए, तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट, और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC 50 का ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे, एक पे आपका PDF का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर UPSC हैंडी बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कांटेक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। नाउ वी हैव दिस टॉपिक रिपोर्ट्स ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से 2 रिपोर्ट्स रिलीज किए गए थे, ये एजुकेशन स्पेसिफिक हैं। एक रिपोर्ट का नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2020-21 की है, तो UDISC प्लस इस रिपोर्ट का नाम है। दूसरी रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो देख लेते हैं दोनों के बारे में, कुछ अच्छा कंटेंट इसमें है जो आपको जाहिर सी बात एग्जाम में काम आएगा। एंड ये जो UDISC प्लस है ना, इसमें सारे रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड जो स्कूल्स होते हैं ना, बट वहाँ पर एजुकेशन दी जा रही होती है, यानी कि प्री प्राइमरी से 12th क्लास तक उनका डेटा कलेक्ट किया गया है, उसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया है, उसका असेसमेंट किया गया है, एंड इस डेटा को ना ऑनलाइन फॉर्म में कलेक्ट किया गया था।
तो UDIS के पास जो स्कूल्स हैं दे आर एज द यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन, और डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वो दे आर फॉर द यूनिट ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर्स देख लेते हैं हमारे पास जो इसकी डेटा अवेलेबल है, जैसे कि जो टोटल एनरोलमेंट था, कितने बच्चे आ रहे हैं क्लास 1 से 12 तक, वो 2020-21 में, अब कंपैरिजन भी ध्यान रखना, 2020-21 से 2021-22 तक का ये कंपैरिजन किया गया। तो जो रेड कलर में है वहाँ पर ट्रेंड डिक्लाइनिंग में है, बाकी जो ग्रीन कलर में है वहाँ पर ट्रेंड इंक्रीजिंग में है। तो जो टोटल एनरोलमेंट था वो 0.76% से इंक्रीज हुआ, विच इज़ अ गुड न्यूज़। एंड बॉयज़ की बात करते तो 13.28 करोड़ बॉयज़ हैं, गर्ल्स 12.28 करोड़, यानी कि 1 करोड़ का गैप है बस। नंबर ऑफ टीचर्स की बात करते तो वो डिक्रीज हो गया है, टीचर्स ऑलमोस्ट 2% तक डिक्लाइन हुए हैं, एंड मोर देन 51% आर फीमेल टीचर्स। सी दिस इज़ अ गुड थिंग। नाउ ये आप लोगों को विमेन वाले टॉपिक में मेंशन भी करना पड़ेगा कि जहाँ पर बोलते हैं ना कि विमेन का पार्टिसिपेशन कम होता है, इफ़ यू गो टू द एजुकेशन सेक्शन ना, विमेन का पार्टिसिपेशन इज़ मोर देन द मेन। फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ के बारे में बहुत सिंपल सी बात बताई गई कि इंप्रूव हुई है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब ओवरऑल रेशियो की बात की जा रही है, क्लास वगैरह सब मिला करके। तो प्राइमरी लेवल में ये इंक्रीज़ हुआ है ऑलमोस्ट 104%, सेकेंडरी लेवल में 79.6% तक इंक्रीज़ हुआ है। तो अच्छा, ये 104% का मतलब था कि अगर पहले 100 लोग थे ना, अब वो 204 लोग हो चुके हैं, और 79.6% का मतलब है कि पहले अगर 100 लोग थे तो अब वो 179 हो चुके हैं। थोड़ा सा परसेंटेज वाली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ड्रॉप आउट का रेट प्राइमरी में इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि प्राइमरी स्कूल्स के अंदर बच्चे अभी भी पढ़ाई करके फिर छोड़ देते हैं। सेकेंडरी में ऐसा नहीं हुआ है, सेकेंडरी में लोग पढ़ाई करके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वो डिक्लाइन हुआ। प्यूपिल टीचर रेशियो, यानी कि एक टीचर के साथ अब 26 बच्चे हैं, पहले ये एक टीचर के साथ 28 बच्चे थे, तो ये 1:26, इसमें जितना रेशियो कम होगा उतना हमारे लिए इंप्रूवमेंट है। मतलब ये तो मुझे भी याद है, इवन व्हेन आई वाज इन 10th क्लास ना, हमारा 1:25 का रेशियो था। तो टीचर का परफॉर्मेंस ना नेचुरली इंक्रीज होता है बच्चों के साथ। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स इंडिया में डिक्लाइन हुआ, दिस इज समथिंग वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट, कि 2020 से 21 में हमारे पास 15.09 लाख स्कूल्स थे, नाउ इट हैज़ ड्रॉप्ड 14.89 लाख, यानी हज़ारों की संख्या में स्कूल कम हो गए हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि देयर इज़ अ क्लोजर ऑफ स्कूल्स अंडर प्राइवेट स्कूल्स बंद हो चुके हैं काफ़ी सारे। फिर देयर इज़ जेंडर पैरिटी इंडेक्स, अब इसको आप समझ लो थोड़ा सा, जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या होता है। तो ये अभी 1 है, और एट 1 और 1 से ज़्यादा रहा है मोस्टली स्कूल्स का। तो GPI की वैल्यू अगर 1 या 1 से ज़्यादा होती है, इसका मतलब होता है कि GPI गर्ल्स को फेवर कर रहा है, और इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है ना, तो ये मतलब कम रिप्रेजेंटेशन ऑफ गर्ल्स शो करता है। तो अगर उसकी जेंडर पैरिटी इंडेक्स की वैल्यू मोस्टली स्कूल में 1 रही है, यानी कि गर्ल्स का जो रिप्रेजेंटेशन था वो बेहतर हुआ है। सेकेंड जो रिपोर्ट है ना, मैंने इसमें कुछ हाईलाइट नहीं किया, बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग दिस ना, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जो आपको एग्जाम में काम आएगा, ट्रस्ट मी, मैंने इसलिए इसमें से कुछ भी हाईलाइट नहीं किया। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आप इस वाले को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ये डेटा बहुत अच्छा है, और पता है क्या, एक टॉपिक आएगा एजुकेशन का, यही सारा कंटेंट आप लिख सकते हो इसमें। ये आप पढ़ के देख लो, ये छोटा सा पैराग्राफ है, आप बेशक सभी इस वीडियो को रोक करके ना एक बार पढ़ के देख लो, आपको कुछ लगे तो ऐसा इक्का दुक्का पॉइंट, बट मुझे इसमें से कुछ भी नहीं लगा जो आपको मतलब हाईलाइट कर लोगे, पागल वगैरह नोट्स में भर लोगे, लेकिन एग्जाम में लिखने लायक याद नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई आई इग्नोर्ड दिस पार्ट। Now let us look at the news in short section. Topic number 6.3.1 है progress on the sustainable development goals, gender snapshot. So UN Women and UN का जो डिपार्टमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, तो उससे ही पता चला था कि जो वर्ल्ड है ना, इज़ नॉट ऑन द ट्रैक टू अचीव जेंडर इक्वालिटी बाय 2030। कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे, देर आर 17 गोल्स, आउट ऑफ देम वी हैव बेसिकली फ्रॉम दिस वी हैव दिस टारगेट ऑफ अचीविंग देम बाय द एंड ऑफ 2030। सो अभी एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि एज ऑफ 2022 हमारा जो जेंडर इक्वालिटी वाला गोल है ना, वी आर नॉट गोइंग टू अचीव इट, हम उसके ट्रैक पर ही नहीं हैं, क्योंकि दे सेड कि 380 मिलियन विमेन एंड गर्ल्स दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक तो था पॉवर्टी, बट दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, और नियरली 1 out of 3 विमेन दे फेस द फूड इनसिक्योरिटी। फिर उसके अलावा अनसेफ अबॉर्शन जो हो रहा है वो भी काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये कुछ डेटा आया था, इट्स अ वेरी वंडरफुल डेटा, यू कैन डेफिनेटली यूज इट। 6.3.2 में सिटीज़ अलाइव डिज़ाइनिंग द सिटीज़ दैट वर्क फॉर द विमेन, ये रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है UNDP के द्वारा। तो उन्होंने इस बात पे थोड़ा सा जोर डालने की कोशिश की है कि कैसे विमेन को हम लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस में एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि जस्टिस एंड इक्वालिटी में उन्होंने कहा कि जो विमेन है ना, उनका बहुत ही लिमिटेड रोल होता है अर्बन गवर्नेंस के अंदर, है ना, उनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर उनका कोई पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख ही नहीं पाते। 32% विमेन का जो सर्वे था उसमें पता चलता है कि विमेन आर फीलिंग अनसेफ इन द पब्लिक स्पेसिस एट नाइट। रात के समय जो भी पब्लिक स्पेस होता है वहाँ पर विमेन को बहुत अनसेफ फील होता है। दिस इज ऑल्सो मेंशन बाय दिस रिपोर्ट। जस्ट 29% विमेन है बिजनेस के अंदर जो ग्लोबली सीनियर डिसीजन मेकिंग पोजीशन में, बहुत ही अच्छा डेटा है।
ठीक है, इस पर डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, विमेन इन द हायर लेवल ऑफ थिंग समथिंग करके ऐसे। हेल्थ एंड वेलबींग की अगर हम लोग बात करते हैं, 76% फीमेल रिस्पॉन्डेंट्स कहती हैं कि उनको जो भी हेल्थ और वेलबींग के जो भी रूट्स होते हैं ना, वो अपने आप में उनमें सेफ्टी नज़र नहीं आती, दे फाइंड सम बैरियर ओवर देयर। 17% जो ग्लोबल पॉपुलेशन, उनको लगता है कि इट इज़ अनएक्सेप्टेबल फॉर ए फैमिली मेम्बर टू हैव अ जॉब। 17% ऐसे लोगों ने मेंशन किया है। फिर रिपोर्ट ने कुछ स्ट्रैटेजीज दी हैं, बहुत ही कॉमन है स्ट्रैटेजी जो वीमेन वाले टॉपिक में होती हैं। उनको लेजर और कल्चर स्पेस के अंदर एक्सेसिबल मिलना चाहिए, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा होना चाहिए, फिजिकल मेंटल हेल्थ केयर पे काम हो, सेफर स्ट्रीट्स होनी चाहिए, जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस, कॉमन जनरल पॉइंट्स जो हैं। देन 6.3.3 में मदर टंग सर्वे किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसमें बेसिकली कुछ बहुत ही अच्छा डेटा निकल के आया है, तो ग्रीन कलर में हाईलाइट किया क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा। एज ऑफ एनालिसिस ऑफ 2011 का लिंग्विस्टिक जो होता है वो लैंग्वेज से संबंधित होता है, सर्वे किया गया था। मोर देन 19,500 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया एज मदर टंग्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, यू हैव टू यूज दिस थिंग। हिंदी इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन मदर टंग विच हैव विद 43.6% पॉपुलेशन ने डिक्लेयर किया कि हिंदी उनकी मदर टंग है। ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। देन वी हैव दिस डिजिटल शक्ति, इसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि NCW बहुत रहता है न्यूज़ के अंदर, उन्होंने लॉन्च किया था। इन्होंने मेटा, जो कि मेटा मतलब फेसबुक की मम्मी, फेसबुक इंस्टाग्राम की जो मम्मी है ना कंपनी उनका नाम है मेटा। जैसे गूगल की, यूट्यूब की मम्मी है अब अल्फ़ाबेट, उसी तरीके से। प्लस में साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा ने मिलकर के NCW के साथ एक ये डिजिटल शक्ति को लॉन्च किया था। पैन इंडिया प्रोजेक्ट है। पैन इंडिया मतलब हो गया कि पूरे इंडिया के अंदर है, ऑल ओवर द इंडिया इसको लॉन्च किया जाएगा। विमेन को ना डिजिटली स्किलफुल बनाना है और इनका एम है कि मोर देन 1 मिलियन विमेन, की 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं को डिजिटल लेवल के ऊपर एजुकेट करना है, उनको एम्पावर करना है। देन वी हैव दिस अटल न्यू इंडिया चैलेंज। अब ये नीति आयोग का एक प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन। उसके अंडर आया है ANIC मतलब अटल न्यू इंडिया चैलेंज। इसमें विमेन सेंट्रिक चैलेंजेस जो है ना, उनको एड्रेस करने की बात की जाएगी। तो ग्रांट बेस के ऊपर, ग्रांट मतलब जिस पैसे को हम वापस नहीं लेंगे। एक होता है लोन देना कि लोन दिया वापस कर देना हमारा, एक होता है ग्रांट, ये हमने आपको दे दिया, आप इस्तेमाल करते चलो। तो ग्रांट बेसिस के ऊपर इसमें पैसा दिया गया है, फंड दिया गया 1 करोड़ के आसपास। काम ये होगा कि विमेन के संबंधित, सोसाइटी से संबंधित जो चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इनोवेशंस पे काम करने हैं। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनाउंस की थी ये स्ट्रेटजी, और WHO की जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन की जो स्ट्रेटजी है ना, उसके साथ ये मिलती जुलती है। तो एम क्या है, 2020 से का जो लेवल था उसके मुकाबले में 2030 तक जो भी सुसाइडल मोर्टेलिटी होती है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, है ना। कहते हैं ना कि ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल्स और एवरी ह्यूमन बींग डिजायर्स टू बिकम इमॉर्टल। तो सुसाइड, जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है सेल्फ, और जो वर्ड साइड होता है, साइड मतलब किलिंग, है ना। जैसे फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, उसी तरह रेजीसाइड होता है और बहुत सारे होते हैं। तो सुसाइड का जो मोर्टेलिटी रेट है ना, उसको 10% तक कम करना है 2030 तक। ये हमारा एम होने वाला है इस स्ट्रेटजी के तहत। डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। अराउंड 1.6 लाख सुसाइड्स रिपोर्ट किए गए थे इंडिया के अंदर 2021 में, जो कि 2020 के मुकाबले 7.2% ज़्यादा है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। कुछ स्ट्रेटजीज हैं, सर्वेलेंस, साइकेट्रिक आउटपेशेंट डिपार्टमेंट, मेंटल वेलबींग करिकुलम, सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बड़ी अच्छी चीज़ है, कीवर्ड है रेड्स करके। तो कीवर्ड्स आंसर राइटिंग के होते हैं, याद करना। री इन्फोर्स लीडरशिप, पार्टनरशिप, एनहेंस करो कैपेसिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डेवलप करो कम्युनिटी रेजिलियंस, स्ट्रेंथन करो सर्वेलेंस एंड एविडेंस जनरेशन। बहुत ही अच्छा है। तो रेड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप सोच करके देखो, क्या ये रेड्स जो है ये सिर्फ सुसाइड वाले में यूज़ कर सकते हो? अगर हेल्थ संबंधी कुछ और होगा तो वहाँ पर भी रेड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। सो ऐसे आप डेटा को यूज़ करो। प्लस में इसी तरह के एग्जैक्टली जो कीवर्ड्स है ना रेड्स टाइप के, ऐसे मैंने अराउंड 400 के आसपास आप लोगों को आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स दिए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें से भी इस्तेमाल कर सकते हो मल्टीपल टॉपिक्स के लिए आप लोग। साइंस एंड टेक का हमारा पहला टॉपिक है 7.1 इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। तो रिसेंटली फरीदाबाद में एक इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर लॉन्च किया गया था। ये लाइफ साइंस का जो डेटा होता है ना, उसकी पहली नेशनल रिपोजिटरी बनाई गई है। और एज पर द बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस, ये लास्ट ईयर हम लोगों ने 2021 में कवर की थी, पूरा टॉपिक आया था बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस का। तो उन्होंने कहा था कि ये जो आर्काइव होगा ना, इसमें सारे का सारा लाइफ साइंस डेटा जो कि पब्लिकली फंडेड रिसर्च से डेवलप किया गया है, वो इसमें ऐड किया जाएगा। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया है RCB, जो रीजनल सेंटर है बायोटेक्नोलॉजी का, वहाँ इसको बनाया गया है। कोलैबोरेशन था NIC के साथ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ। अब ये जो डेटा है ना, इसको एक सुपर कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाएगा। सुपर कंप्यूटर का नाम है ब्रह्म। छोटी छोटी चीज़ें याद रखने की ऐसी पूछ ली जाती हैं आपसे। किसने सेटअप किया है? सपोर्ट मिला है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से।
एंड जो डेटा शेयरिंग है ना, उसमें एक स्पिरिट का इस्तेमाल किया गया। स्पिरिट मतलब बेसिकली प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, फिनोमिना कह सकते हो। फेयर का, फेयर की फुल फॉर्म है फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रीयूजेबल का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो ये जो फेयर के डेटा प्रिंसिपल्स है 2016 में पब्लिश किए गए थे, एक तरीके के गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ये। प्लस में जो डेटाबेस होगा ना, इसके अंदर 2.6 लाख के सार्स कोव 2 जीनोम्स, जो कि इंडियन सार्स कोव 2 जीनोमिक कंसोर्टियम से लिए गए थे, उनको भी ऐड किया जाएगा। क्या है ये इंडियन सार्स कोव 2 जीनोमिक कंसोर्टियम? ये 54 लेबोरेटरीज का डेटा है जिन्होंने कोविड-19 के बहुत सारे जो जीनोम्स वगैरह थे उनको मॉनिटर किया था। तो ये भी एक इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, विद CSIR एंड CMR। तो सबने मिलकर के डेटा कलेक्ट किया था कि भविष्य में भी हमको इस डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। जब हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजिकल डेटा का सेंटर बनाया जा रहा है, तो ये बायोलॉजिकल डेटा होता क्या है? सी द वर्ड बायोलॉजिकल, बायो का मतलब ही होता है लाइफ, और लॉजिक, जो लॉजी वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है स्टडी। तो जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी। अब उसका जो डेटा होगा, है ना, द डेटा ऑफ द स्टडी ऑफ लाइफ, उस सब के लिए रिपोजिटरी सेंटर्स बनाए गए हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेटा होगा। इसमें न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन सीक्वेंसेस है, मेटाबॉलिटीज हैं, बाकी सारे फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि हमारा DNA सीक्वेंस का डेटा हो गया, जीनोटाइप डेटा हो गया, एपिजेनोमिक डेटा हो गया, ड्यूरेशन ऑफ डेटा, एवरीथिंग विल बी एडेड। जब हम लोग बात कर रहे थे ना कि बायोटेक की प्राइड की गाइडलाइंस की 2021 में आई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये जो गाइडलाइंस थे ना, जो निर्देश वगैरह थे, इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात की गई थी कि कैसे हम लोग इंडिया के अंदर डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी का डेटा में रिसर्च और इनोवेशन को फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। अभी जो हमारा बायोलॉजिकल डेटा सेंटर बनने वाला है, इसमें फ़ायदा क्या होगा? एक तो जो भी बायोलॉजिकल डेटा होगा उसको सेव करने में, उसको आर्काइव करने में हमारे पास IT की सपोर्ट मिलेगी। फिर उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी सेंटर्स होंगे, है ना, डेटा बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास डेटा को शेयर करने के लिए वेब टूल्स होंगे। पहले डेटा को शेयर करने के लिए वेब टूल्स अवेलेबल नहीं थे। सोचो एक ज़माना 50 साल पहले का, जब इस तरह का सारा डेटा जो था वो रजिस्टर्स में लिखा हुआ करता था। आजकल चीज़ों के लिए PDFs है, तो आपको शेयर कर सकते हो, सेफली स्टोर भी कर सकते हो। देन SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे, कैसे उसको शेयर करना है, कैसे फेयर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। उसके अलावा जो बिग डेटा होता है ना, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रखेंगे कि आने वाले जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, हाउ कैन वी ट्रेन देम अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है IBDC का? मॉडर्न रिसर्च में एड मतलब कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। डेटा काफ़ी इंटेंसिव है, डेटा इंडिपेंडेंट भी होगा, तो इसमें इंटीग्रेटिव एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो डेटा शेयरिंग भी होगा एंड डेटा डिपेंडेंट रिसर्च जो होगा ना, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि कोई सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी इससे पहले नहीं हुआ करता था। अब हम लोगों ने इस चीज़ को मैनेज कर लिया है। वी हैव टू सिक्योर द डेटा, है ना। बहुत सारा सेंसिटिव ह्यूमन और बायोडाइवर्सिटी का डेटा होने वाला है, तो उसको सिक्योर करना पड़ेगा। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सबके लिए डेटा अवेलेबल होना चाहिए। सिंस इंडिया के अंदर ये डेटा जो होगा वो जनरल मेडिकल फील्ड के जो रिसर्चर्स होंगे, जो स्कॉलर्स होंगे एंड जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। बट ऐसा नहीं है, कल को अगर इंडिया से किसी दूसरी कंट्री को रिक्वायरमेंट होगी ना, तो जो और पूरा प्रोसीजर फॉलो करके, परमिशन वगैरह लेकर के क्या डेटा शेयर कर सकते हैं, उसको भी अवेलेबल कराया जाएगा। इंडियन डेटा होगा फॉर इंडियन सॉल्यूशंस। तो अभी तक जो हमारे रिसर्चर्स थे, अभी हम लोगों ने बात की ना, हम दूसरी कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड करेंगे। पहले हम लोग दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट थे, अब हमारे पास अपना खुद का डेटा होने वाला है। जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जूनोटिक जो जानवरों से इंसानों में आ जाती हैं, उनकी स्टडी की जाएगी। जैसे कि अभी बात की जा रही है कि जो कोविड है, कि जो डिजीज़ है, कोरोना जो वायरस है, ये जानवर से इंसान में आया, इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज़। तो इसके ऊपर काम किया जाएगा कि ऐसी भविष्य में और कौन से डिजीज़ हो सकती हैं, उसका हमारे पास पूरा डेटाबेस होने वाला है। देन रिसर्च फॉर द वैक्सीन्स 2020, 2021 में, 2022 में वैक्सीन्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, तो इसके ऊपर और फर्दर रिसर्च की जाएगी। डेटाबेस है हमारा, इसमें कुछ 25,000 सीक्वेंसेस है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, जो TB का जो वायरस होता है ना, उसके रिगार्डिंग। तो सॉरी, वायरस नहीं, TB का बैक्टीरिया जो होता है, तो उसके ऊपर और फर्दर रिसर्च की जाएगी। एंड इस तरीके से बाकी जो डिजीज़ होते हैं उनका भी डेटा स्टोर किया जाएगा। दिस वॉज अबाउट IBDC। Now we have this topic 7.2 प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द स्पेस सेक्टर। रिसेंटली क्या हुआ था, विक्रम S, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है, इसको श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में हमारा एक लॉन्चिंग पैड है, वहाँ से लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में जानेंगे। विक्रम S रॉकेट है, ये पहला प्राइवेट स्पेस मिशन है, ध्यान रहे, पहला है इंडिया का प्राइवेट स्पेस मिशन। तो हैदराबाद का ना एक स्टार्टअप है, इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। 2018 में एक कंपनी स्टार्ट हुई थी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो इसका नाम विक्रम S रखा गया था क्योंकि जो विक्रम साराभाई थे, जो कि हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर थे, उनको एक तरीके से ऑनर करने के लिए।
मिशन का नाम रखा गया था मिशन प्रारंभ। प्रारंभ वैसे ही अपने आप में शुरुआत को बोलते हैं, और इंडिया के सेक्टर में, इंडिया के स्पेस सेक्टर में यहाँ प्राइवेट मिशंस की एंट्री हो रही है, तो इसके लिए भी इसको लॉन्च किया गया था इसरो और इन स्पेस की हेल्प से। इन स्पेस क्या है, अगर आप लोग देखोगे तो इन स्पेस हमारी सिंगल विंडो एजेंसी है जो कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को हैंडल करती है इन द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इसरो एंड इन स्पेस दोनों ने मिलकर के इस पे काम किया था। रॉकेट जो था वो ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर की हाइट तक गया था, एंड बेसिकली विच बिगेंस, इसके बाद जो टारगेट था ना रॉकेट का वो था ही इतना कि 80 किलोमीटर के आसपास तक का जाना, और अटेम्प्ट था बेसिकली 100 किलोमीटर के पास ना हमारी करमन लाइन होती है। एम ये था कि करमन लाइन तक ही जाएगा। करमन लाइन क्या है, वो एक बाउंड्री होती है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की बॉर्डर के आसपास होती है, वहाँ से स्पेस स्टार्ट होता है एक्चुअल में। तो इस टॉपिक में है नहीं कि ग्लोसरी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा शायद, तब देखेंगे। इस टॉपिक में हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन स्पेस में हो रहा है ना, उसके बारे में जाने थोड़ा सा। तो इंडिया की ग्रोथ हो रही है, प्राइवेट सेक्टर स्पेस इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है। अगर आप लोग देखोगे ना 2020 में जब आत्मनिर्भर भारत वाला जो पूरा वो आया था ना, क्या पैकेज आया था, वहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर होगा ना उसको हम लोग इसरो के लॉन्च पैड्स यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज़ क्या था कि प्राइवेट सेक्टर तो अपने खुद के लॉन्च पैड्स बनाओ, जैसे कि स्पेस एक्स वगैरह जो है वो नासा का वो यूज़ नहीं करते लॉन्च पैड्स, स्पेस एक्स के पास अपने खुद के लॉन्च पैड्स होते हैं। तो इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर ये बोल देते हैं कि अभी तक जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है ना वो इतना कैपेबल नहीं है, लॉन्च पैड बनाने में भी बहुत खर्चा आता है, ज़मीन खरीदनी पड़ती है, ना जाने क्या कुछ करना पड़ता है। तो लेट्स डू वन थिंग, आप लोग गवर्नमेंट वाले लॉन्च पैड्स जो है ना इसरो के, आप उसको यूज़ कर लो। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप था। इंडिया की ग्रोथ जो हो रही है वो कैसे हो रही है, जैसे कि हमारी जो फंडिंग है इस सेक्टर के अंदर वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुकी है। वी हैव 2021 में 67.2 मिलियन की फंडिंग आई थी हमारे पास। देन लॉन्च की फैसिलिटीज़ को भी हम लोगों ने एक्सपैंड किया है, जैसे लॉन्च पैड था श्रीहरिकोटा पे, दूसरा स्पेस पोर्ट है टूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के अंदर। प्राइवेट फर्म्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो चुका है ना, अब हम लोगों को मतलब स्पेस एक्टिविटीज़ में अलाउ कर रहे हैं। तो अराउंड 100 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो इसरो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टोटल 368 स्पेस टेक कंपनीज है 2021 के अकॉर्डिंगली हमारी। एंड बजट की एलोकेशन की बात करते हैं तो 2022-23 के लिए हमारा 13,700 करोड़ का बजट है हमारा स्पेस के लिए, स्पेसिफिक टू स्पेस है हमारा। तो येस, इंडिया इज़ ग्रोइंग इन दिस सेक्टर। एंड रिसेंटली इंडिया ने जो अपना पहला प्राइवेट लॉन्च पैड भी अनवील किया श्रीहरिकोटा में। देखो मैंने कहा ना आत्मनिर्भर भारत के टाइम पर इनके पास नहीं थे, बट उस टाइम गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक है तब तक नहीं जब तक आप लोग गवर्नमेंट वाले इस्तेमाल करो। तो अभी रिसेंटली एक फैसिलिटी को डिज़ाइन किया गया, एक स्टार्टअप है उसका नाम है अग्निकुल। तो सपोर्ट था वही इसरो एंड इन स्पेस का। तो इसमें वही लिक्विड स्टेज के कंट्रोल्ड व्हीकल्स वगैरह को लॉन्च किया जाएगा। एक नया लॉन्च पैड है हमारा, ये प्राइवेट लॉन्च पैड होने वाला है। कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाने के लिए, जैसे इन स्पेस बनाया गया था हम लोगों ने देख लिया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी है, ये इसरो का ही कमर्शियल आर्म है। तो ये एक PSU अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। ISA है 2021 में लास्ट ईयर आया था, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था। ये इनका काम ये होगा पॉलिसी एडवोकेसी है ना, और सारे स्टेक होल्डर के साथ एंगेज करना, और जो भी हमारी नॉलेज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ना उसको फर्दर और एक्सेलरेट करना। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी ये मार्केटिंग आर्म है। ध्यान रहे कमर्शियल आर्म, मार्केटिंग आर्म, प्राइवेट सेक्टर की आर्म, ये सब इसरो के अंडर ही आते हैं एक तरीके से। देन सीड भी है, इसमें ये अपने आप में एनकरेजमेंट के काम ही करता है, कंपटीशन वगैरह को डेवलप करना, खास करके जो माइक्रो और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं उनके लिए। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि इंडिया को प्राइवेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है भाई, है ना। जो गवर्नमेंट वाला चल रहा था इसरो वाला वो भी तो अच्छा था, वाई आर वी गोइंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो हमारा जो है प्रोग्राम ना अब तक का मोस्ट वेल डेवलप्ड है। अच्छा ये भी पता चला था कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा चंद्रयान जो था ना, चंद्रयान का जो प्रोजेक्ट था उसमें कितना पैसा, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो मूवी आई थी ना ग्रेविटी मूवी के बजट से ऑलमोस्ट 1/5 में हम लोगों ने चंद्रयान भेज दिया था। तो इंडिया का जो प्रोग्राम है ना वो इतना वेल डेवलप्ड है कि हम लोग यहाँ पर कम पैसे के अंदर भी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पा रहे होते हैं। और फिर जो मूवी आई थी मॉम करके, है ना, मिशन ऑन मार्स समथिंग, क्या फुल फॉर्म थी, अक्षय कुमार और विद्या बालन की, उसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई थी कि किस तरीके से हमारा जो इसरो है वो बहुत अच्छी एक ट्रेडिशनल तरीका उन्होंने अपनाया था, है ना। वो कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर रहे थे, पूरियाँ तल रहे थे, ऐसा कुछ करके वो तरीका था उनका। और उसमें वो यूज़ कर रहे थे कि जो तेल गरम हो जाता है ना उससे हम लोग कितना उसको ऑर्बिट में शूट कर सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। ऐसी चीज़ें हमारा इसरो इस्तेमाल करता भी एक्चुअल में। अब हम देख लेते हैं, रैपिडली स्पेस इंडस्ट्री इंक्रीज़ हो रही है हमारी, है ना, ग्लोबल भी, मतलब इंडिया की बात ना करें, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो तकरीबन 400 बिलियन की है करंटली, $400 बिलियन की है। बट 2040 तक यानी कि आने वाले अगले 18 सालों में ये $1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा।
इंडिया का जो है सेक्टर ये 48% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। एट प्रेजेंट इंडिया में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना उसका 2% ही है स्पेस इंडस्ट्री का। यूएस मोस्टली स्पेस इंडस्ट्री को ऑक्यूपाई करके रखता है। 56.4 कंपनीज यूएस की हैं यहाँ पर। देन हम लोग पहले जो सप्लाई ड्रिवन मॉडल था ना उससे अब डिमांड ड्रिवन मॉडल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी आज की डेट में क्या है ना कि हर एक सेक्टर को ना सैटेलाइट डेटा चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर इस गैप को फिल कर सकता है। अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्ट हो गया, वेदर हो गया, एग्रीकल्चर, सबको चाहिए सैटेलाइट का डेटा। तो इसरो के ऊपर प्रेशर भी बहुत है, डिमांड बहुत आ रही है इसरो के पास। फिर हमको फोकस एंड रिसर्च पे काम करना है। बेसिकली अगर प्राइवेट कंपनीज ये वाली एक्टिविटीज़ ले लेंगे ना तो इसरो एक काम कर पाएगा, इसरो फर्दर अपनी डेवलपमेंटल और रिसर्च एक्टिविटीज़ पे काम कर पाएगा। ये स्पेस फ्लाइट वगैरह लेना, लॉन्च करना बार बार सैटेलाइट्स वगैरह, ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर करता रहेगा। देन उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी हैं, वो काफ़ी एम्बिशियस हैं, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। उनका प्लान है कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उसमें आउटर स्पेस में काफ़ी रिसोर्स मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि इसरो के पास समय मिल जाएगा कि वो और फर्दर रिसर्च पे काम कर सके। फिर आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, सारी चीज़ें इसमें सेटअप हो जाती हैं। एंड एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी है। हमारी प्राइवेट कंपनीज़ के पास ऑटोनॉमी ज़्यादा होती है डिसीजन मेकिंग की। गवर्नमेंट वाले के अंदर मल्टीपल लेवल्स ऑफ अप्रूवल लेने पड़ते हैं। ओवरऑल हमारी इकॉनमी को बेनिफिट करेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी मिलियंस ऑफ लोगों को। आप लोग देखोगे ना कितनी सारी कंपनीज आ रही है, 36 कुछ 300 समथिंग था ना, 368 तो स्पेस टेक कंपनीज है, 100 स्टार्टअप्स हैं। तो ये आगे फर्दर जब एक्सपैंड करेंगे और लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा हो पाएगा। बट यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं। एक तो रेगुलेशन लेना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कर सकते ना कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर आएगा सीधा बोलेगा हमको आज रॉकेट लॉन्च करना है, हम तो स्पेस में रॉकेट भेजेंगे। दे कैन नॉट डू दिस। गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, रेगुलेशन बहुत सारे होते हैं और बैरियर्स बन जाते हैं बहुत सारी। जब एम्बिग्यूअस प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि एम्बिग्यूअस मतलब इट अपीयर्स टू बी वन साइडेड बट सडनली द मोमेंट टू ट्राई टू वर्क ऑन इट, इसमें 2-3 तरफा दिखाई देने लग जाते हैं। यार ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। अप्रूवल्स मल्टीपल जगह से लेने पड़ते हैं, जैसे कि सैटेलाइट की जो कंपनीज होती है उनको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से, इसरो से, अंतरिक्ष से, है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, मल्टीपल अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड। कैपिटल इंटेंसिव है, जाहिर सी बात है कि इसका जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, टाइम लगता है। इट कैन नॉट गो लाइक कि बस खेत में सब्जी उगाई और 2 महीने में सब्जी बड़ी हो जाएगी और उसको बेच करके पैसा कमा लो। नहीं, इट्स अ लॉन्ग थिंग। उसमें अब ये जो विक्रम एस वाला जो था, ये कंपनी तो 2018 में बनाई थी, बट सोच के देखो कि जिस व्यक्ति ने 2018 में कंपनी बनाई होगी उसके दिमाग में कब से चल रही होगी ये बात, कब से प्लान कर रहा होगा। 2018 में उसने कंपनी बनाई और 2022 में भी उन्होंने लॉन्च किया है, 2022 के एंड में भी। तो तकरीबन 4 साल का प्रोसेस तो उसको इसी चीज़ में लग गया, है ना। तो ये लंबा प्रोसेस होता है, इट्स टेक्स टाइम, इसमें पैसा भी बहुत लग रहा होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं होती है। फिर राइट नाउ क्या है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ना उनके पास 100% एफडीआई की लिमिट है, लेकिन वो सारी गवर्नमेंट अप्रूवल से है। देखो जो एफडीआई होती है ना, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, उसके 2 रूट्स होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट कोई भी बाहर से कंपनी, फॉर एग्जांपल कल को स्पेसएक्स बोलता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो अगर ऑटोमेटिक रूट होता है ना एफडीआई का, तो वो स्पेसएक्स ने डायरेक्टली इस वाली कंपनी के अंदर पैसा लगा देगा, किसी से पूछेगा नहीं। बट जब गवर्नमेंट रूट होता है ना तो उनको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो भी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री होती है ना उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमको ऐसे ऐसे पैसा, इस वाले स्टार्टअप को बोलना पड़ेगा कि हम लोग पैसा लेना चाहते हैं, और जो बाहर से दे रहा है उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम आपकी कंट्री के अंदर इस स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अप्रूवल लेना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा टेक्निकल काम पड़ जाता है, उसमें टाइम भी लगता है। जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, टेस्ला का जो इशू अटका हुआ है वो टैक्स को लेकर के अटका हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स वाला जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा, उसमें टेस्ला एंटर करना चाहता है इंडिया के मार्केट में। उनको पता है कि बहुत पैसा भी है इंडिया के पास और इंडिया में क्राउड भी बहुत है, बट टेस्ला इंडिया में एंटर कर नहीं पा रहा क्योंकि उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल में अटका पड़ा है वो। देन हमारे पास इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की प्रॉब्लम है। तो इसरो दोनों रोल प्ले करता है, वो ऑपरेशंस भी करता है सारे हमारे स्पेस के, एंड वो रेगुलेटर का भी काम करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ ही जाता है। हालांकि हम लोगों ने इन स्पेस को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाया है, लेकिन फिर भी वो अगर इसरो की एम्बिट में ही आता है तो प्रॉब्लम आती है। जैसे हम लोगों ने ट्राई बनाया हुआ है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, आपके फ़ोन वोन के लिए, इन सब के लिए। तो उसी तरीके से हम लोग स्पेस में भी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बना सकते हैं। फिर हो सकता है कि मार्केट के अंदर पोलराइजेशन हो जाए। पोलराइजेशन का मतलब ये हो सकता है कि स्पेस रिसर्च ना कुछ लोगों के हाथ में जा सकता है ना। ऑलिगोपोली बोलते हैं इस चीज़ को। ऑलिगोपोली मतलब कि कुछ फर्म्स होंगी, गिने चुने कुछ वेरी फ्यू फर्म्स होंगे जिनके पास सारी की सारी कमांड आ जाएगी, सारा कंट्रोल आ जाएगा। एक होता है ना मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक के अंडर में आ गई सारी की सारी कमांड। जैसे राइट नाउ तो मोनोपोली है एक तरीके से, इसरो ही है इसमें मोनोपोली के अंदर, है ना, स्पेस का। बट अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देंगे, देयर इज अ चांस, उन्होंने कहा पॉसिबिलिटी है पोलराइजेशन होने की। कुछ कंपनीज होंगी, अगर आप यूएस में देखोगे तो अभी हमारे पास उनका ब्लू ओरिजिन है एक तो, ठीक है, स्पेसएक्स है, और एक वो वर्जिन करके है। अभी 3 है, ये 3 काफ़ी डेवलपिंग स्टेज पे हैं। तो 3 एक तरीके से ऑलिगोपोली में है।
है ना। कल को ये रूल भी कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया, आप लोग भी ऐसे ही करो। स्पेस का जो डेब्री होता है, जितना ज़्यादा मटेरियल स्पेस में जाएगा उसका डेब्री बोलते हैं इसको। तो जो भी एक तरीके से वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं, तो 23,000 पीसीज है जिसका साइज़ 10 सेंटीमीटर से बड़ा है वो, और बेसिकली ओवर 5 लाख पीसीज ऐसे हैं जो स्मॉलर जंक के हैं। ठीक है, ये अर्थ के आसपास सर्कल कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। हमारी जो अर्थ है ना, इसके आसपास ये ऐसे टुकड़ों में घूमते जा रहे हैं। तो ये सब मटेरियल है, पहले जो सैटेलाइट्स वगैरह गए थे उन सब का टूटा फूटा मटेरियल है, वो जब आपस में टकरा भी जाते हैं तो जितना ज़्यादा स्पेस के अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा ये इंक्रीज़ होगा। होता क्या है ना, इनका एक कास्केडिंग कोलिजन हो सकता है, यानी कि एक दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से टकराएगा, तीसरा चौथे से टकराएगा। इसको बोलते हैं फिर कैसलर सिंड्रोम। तो इसके कारण क्या होगा कि जब टकराएंगे तो ये और ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे, तो और इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये भी एक खतरा है, ये भी एक इशू है। फिर इश्यू ऑफ लाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटिटीज़, हो सकता है ये कल को इन्होंने हमारा डेटा वगैरह लेकर के, है ना। अब एक तो ट्रीटीज़ बहुत सारी होती है, इंटरनेशनल लॉ ही बहुत सारे होते हैं, वो पुराने आउटडेटेड भी हो चुके हैं। तो आज की जो रियलिटी है, जो कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट डे की रियलिटीज़, वो मैच नहीं कर रहे होते हैं। और जो भी रिलेशंस होते हैं दो कंट्रीज़ के आपस में, उनको मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल है। स्ट्रेटेजिक कंसर्न के अंदर बोला गया कि हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ डेटा हो और वो हमारे जो हॉस्टाइल नेशंस हो सकते हैं उनके साथ डेटा रिलीज़ कर दे, ये प्रॉब्लम हो सकती है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एक तो रेगुलरिटी की क्लैरिटी लेके आओ, एक तो 100% एफडीआई अगर हम लोग ऑटोमेटिक से करेंगे तो गवर्नमेंट के पास बर्डन भी कम होगा, प्राइवेट सेक्टर में और डेवलपमेंट हो पाएगी, है ना। बैरियर्स कम हो जाएंगे, मल्टीपल अप्रूवल्स को रिड्यूस किया जाए। एक नई पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। 2017 में एक ड्राफ्ट आया भी था, हालांकि वो अप्रूव नहीं हो पाया। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग काम कर सकते हैं कि उसको रेगुलेट करने के लिए बिल लाया गया था, बट हो नहीं पाया। उसमें हम लोग जो भी फर्दर रीएवैल्यूएट करके उसमें जो भी मॉडिफिकेशन हो सकती है उनको करके हम लोग आज की डेट में अपने प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शंस करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत हाई लेवल में होने वाला है। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि कैसे हम लोग इस चीज़ को पूरा हैंडल करेंगे। सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करना है। इंडियन स्पेस जो एसोसिएशन है उन लोगों को एक पीएलआई स्कीम के बारे में देख रहे हैं। पीएलआई स्कीम मतलब होता है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। तो पीएलआई में क्या होता है कि आप अपनी कंपनी में जो भी प्रोड्यूस करोगे ना, उसमें जितना प्रॉफिट दिखाओगे, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 4 से 6% तक का इंसेंटिव मिल जाया करेगा। तो स्पेस सेक्टर में देखा जा रहा है, इट कैन बी समथिंग कि सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर करने वाली चीज़ में हम लोगों को पीएलआई के अंदर ऐड कर लिया जाए। हैंड होल्ड प्राइवेट सेक्टर, सिंस इसरो जो है एक इनेबलर की तरह काम करता है, वो रिसर्च डेवलपमेंट पे काम करेगा, तो जाहिर सी बात है इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करना पड़ेगा, है ना, ताकि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हम लोग और फर्दर एनहेंस कर सकते हैं। दिस इज इट। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये थोड़ा सा लेट हुआ था, मेंस के एग्जाम के बाद ये लॉन्च हुआ था। सो देयर इज़ अ हाई चांस, मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि एक बार नहीं मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना, जैसे विमेन वाले टॉपिक होते हैं, एग्रीकल्चर, जुडिशरी, ये मल्टीपल टाइम रिपीट होते रहते हैं मिलते हुए जुलते हुए, तो ये उन टॉपिक्स में से है। नाउ वी हैव दिस टॉपिक आर्टेमिस 1। तो रिसेंटली नासा का आर्टेमिस 1 मिशन सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ हुआ था फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर से। क्या है ये आर्टेमिस 1 मिशन, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ हो सकता है क्या कुछ है। तो एक सीरीज़ है पूरी की पूरी, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स जब मून पे गए थे ना, तो मून पे पहली बार तो एक्चुअली अपोलो में गए थे 1969 के अंदर। तो नासा का जो 1969 से 1972 तक नासा का जो अपोलो प्रोग्राम चला था ना, उसमें ह्यूमन बींग्स को मून पर भेजा गया था पहली बार, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे अपोलो प्रोग्राम के अंदर। मूवीज़ भी बनी उसके ऊपर, आप लोगों ने देखी होंगी। अब उसी को और फर्दर आने वाले जो और डेकेड्स में उसको और कैसे एनहेंस करना है, उसके लिए हमारे पास ये आर्टेमिस प्रोग्राम है। अब आर्टेमिस क्या है, अगर आप लोग देखोगे ना, जो ग्रीक माइथोलॉजी है ना, उसमें आर्टेमिस इज द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। तो एक तरीके से यूएसए का मिशन यही है कि इसको फर्दर और आगे लेके जाया जाए। तो अभी जो ये आर्टेमिस 1 था, ये अनक्रूड था, यानी कि इस पर ह्यूमन बींग्स नहीं थे, ताकि बेसिकली जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपने कुछ स्टेप्स रखे जाएं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ओरायन हीट शील्ड को उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। ओरायन हीट शील्ड क्या है, ये ना जैसे कि जो स्पेसक्राफ्ट होता है ना पूरा का पूरा, अब मैं स्पेसक्राफ्ट कैसे बनाऊँ, यहाँ पर कुछ तो बन गया। ये जो पूरा स्पेसक्राफ्ट होता है ना, इसमें एक शील्ड लगाई जाती है इसके पूरे सरफेस के ऊपर। ये जो इसके विंग्स वगैरह होते हैं, है ना, पूरे के पूरे स्पेस के ऊपर इसको विंग्स पे एक शील्ड लगाई जाती है। क्योंकि हुआ क्या था ना, जो आप लोग को याद हो कल्पना चावला वाला जो स्पेसक्राफ्ट था, आई थिंक उसका नाम कोलंबियन स्पेसक्राफ्ट समथिंग था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको जब वो री एंट्री हो रही थी ना उसके अर्थ में, तो उसके जो सरफेस के टाइल्स वगैरह थे, उसके सरफेस के ऊपर ना टाइल्स लगाए जाते हैं स्पेसक्राफ्ट के, वो टाइल्स वगैरह उखड़ गए थे। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसको वीडियोज़ वगैरह में, तो उसके कारण उसमें पूरा ब्लास्ट हो गया था। अभी इन्होंने एक ओरायन शील्ड बनाने की कोशिश की है, उसको टेस्ट भी किया जाएगा, उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये ना हाई स्पीड की और हाई हीट कंडीशंस को झेल सकता है, उसको भी डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। फिर
डीप स्पेस के अंदर एनवायरनमेंट, रेडिएशन का एनवायरनमेंट कैसा होता है, उसके बाद रिट्रीव ओरायन आफ्टर स्प्लैश डाउन, है ना, मतलब मून पे जाएगा, वहाँ से वापस भी लेके आएगा, इन सबको भी टेस्ट करेंगे। एंड मून को स्टडी करना, उसके बाद सोलर सिस्टम को स्टडी करना। तो होने वाला क्या है ना, अभी आर्टेमिस 1 गया है 2022 में, 2024 में जाएगा आर्टेमिस 2, 2026 में जाएगा आर्टेमिस 3। क्यों जाएगा? एक तो पहली बात, ये लोग मून के ऊपर ना अपनी फर्स्ट वुमेन को लैंड करने का प्लान कर रहे हैं, दे प्लानिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। दूसरी चीज़, अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है ना आर्टेमिस का, वो मून नहीं है एक्चुअली, वो है ना मार्स, मंगल ग्रह के ऊपर जाने का, वो है इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो अभी क्या कर रहे हैं, मून के ऊपर ना एक बेस कैंप बनाया जा रहा है, क्योंकि और इसके ऊपर 2 महीने के लिए फिर एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, उसके बाद वो लोग फर्दर जंप लेंगे। तो उस चीज़ पे काम किया जा रहा है। फिर रेट्रोग्रेड ऑर्बिट बेसिकली क्या होता है ना, कि इसका मतलब होता है कि जो मून है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट होता है। तो मून जैसे स्पिन करता है ना, अब स्पेस में जैसे भी मून स्पिन कर रहा होगा, उस मून, मान लो मून इधर को स्पिन कर रहा है, मून इज क्लॉकवाइज, तो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में जाएंगे। ये जो क्राफ्ट होगा ना, ये ऑपोजिट में चलेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, उसको भी टेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सब है मून के बारे में। इसके अलावा मेजर मिशंस कौन से हैं मून के, तो रशिया का है लूना 1, लूना 2, लूना 3। एंड लूना 2 जो था वो पहला स्पेस क्राफ्ट था जो कि मून के सरफेस पे गया था। यूएसए का लूनर ऑर्बिट 1 है, अपोलो 11 जो था फर्स्ट ह्यूमन गए थे उसमें। फिर एलआरओ था, लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर था। जापान का हाइटेन था। चाइना का चैंग ई फर्स्ट चाइनीज मून मिशन था। इंडिया का चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 था। ये आपको याद होने चाहिए, यू डू नॉट हैव टू फॉरगेट देम, सो ट्राई टू रिमेंबर देम। बस छोटा सा टॉपिक था, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं जानने का। इंडिया का चंद्रयान वाला होता तो उसमें डिटेल में चीज़ें गिवन भी होती, चंद्रयान 1, 2 के बारे में, और वो तो बहुत रिपीट होता रहता है, आपको वैसे सब कुछ याद ही होगा चंद्रयान 1, 2 का। गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान सब पता होना चाहिए आपको अच्छे से एग्जाम से पहले। टॉपिक नंबर 7.4 है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। रिसेंटली एग्जाम में आया था ये, तो रिसेंटली अभी पता चला है कि अर्ली यूनिवर्स की एक न्यू इमेज मिली है। टेलीस्कोप है तो देखने के काम आता है दूसरी गैलेक्सीज वगैरह को। अब इस टेलीस्कोप ने एक इमेज कैप्चर की है एक गैलेक्सी क्लस्टर की, इसका नाम है MACS 0647, और एक डिस्टेंट गैलेक्सी इसका नाम है MACS 0647JD। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो गैलेक्सीज थी ना, बेसिकली इट ऑल हैपेंड बिकॉज कुछ गैलेक्सी मर्जर हुआ था स्पेस में पहले। क्या है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? शॉर्ट में इसको हम लोग JSWT बोलते हैं। ये नासा का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल स्पेस साइंस टेलीस्कोप है। अब पहले वाले जो थे ना इसके प्रेडिसेसर्स, उनसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये, एंड स्पेस में बहुत दूर थे, यानी कि फार ऑफ गैलेक्सीज तक ये ऑब्जर्व कर सकता है। इससे पहले जो था वो हबल स्पेस टेलीस्कोप था, एक्चुअल में तो उसी की लेगेसी पर इसको बनाया गया था। एंड इसको बनाने के लिए नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडियन स्पेस एजेंसी सबने मिलकर के कोलैबोरेशन किया था। पहले इसको बोलते थे NGST, इसका नाम ये था। दिसंबर 2021 में लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था। हम लोगों ने कवर भी किया था ये टॉपिक भी जब लास्ट ईयर आया था ना। अब आप देखोगे तो इसके 2 साइड्स होते हैं वेब टेलीस्कोप के। एक होती है हॉट साइड, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये सन की साइड को फेस करती है, और एक ऑपोजिट होती है। सन की साइड वाले का टेम्परेचर आप देखो 85 डिग्री सेल्सियस तक है ना। अभी अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो समर होती है, क्योंकि साउथ इंडिया में समर उतनी ज़्यादा नहीं होती, नॉर्थ इंडिया की समर जो होती है वो 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, और उस गर्मी में क्या बुरी हालत होती है। तो इसका जो ये वाला टेम्परेचर होता है ना 85 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नेगेटिव में आप देखोगे तो -233 चला जाता है, ऑपोजिट साइड, जस्ट एक डिवाइस की ऑपोजिट साइड। अगर सनलाइट डायरेक्टली फॉल नहीं कर रही होती उधर, तो -233 डिग्री सेल्सियस। आप गैप देख पा रहे हो, डिस्टेंस 85 डिग्री सेल्सियस और -233 डिग्री सेल्सियस, कितना ठंडा होगा ये। तो 2 ऑपोजिट साइड्स हैं इसकी, इस तरीके से काम करते हैं ये। स्पेस में बहुत कुछ है। अच्छा, एक्चुअली ना इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले ना पहले हम लोग ये ग्लॉसरी कवर कर लेते हैं, वरना आपको कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। एक होता है कुपियर बेल्ट। कुपियर बेल्ट क्या है? आईसी बॉडीज़ हैं जो कि नेपट्यून है ना, नेपट्यून भी एक प्लैनेट ही है एक तरीके से। प्लूटो प्लैनेट नहीं है, उसको हटा दिया गया था, बट नेपट्यून हमारा लास्ट प्लैनेट में आता है। यूरेनस, नेपट्यून ये बिल्कुल लास्ट में आते हैं दोनों। तो सोलर सिस्टम की जो पहले कहते हैं एक्सप्लोजन वगैरह हुआ था ना, उसका कुछ लेफ्ट ओवर जो है ना वो बनाते हैं कुपियर बेल्ट को। एक है एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसमें कुछ छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स वगैरह के हैं, वो मार्स और जुपिटर के बीच में ऑर्बिट करते हैं। एक्सो प्लैनेट, XO प्लैनेट, प्लैनेट तो आप समझते होंगे। एक्सो यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड अगर कोई प्लैनेट होता है ना, उसको हम लोग एक्सो प्लैनेट बोलते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, ये हम लोग L1, L2, L3 ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पर जो कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है ना उसका, और कोई भी जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, 2 लार्ज मासेस जो होते हैं ना, उनका जब ग्रेविटेशनल पुल जो होता है ना वो एक जगह पर इक्वल हो जाता है। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, दोनों का कुछ ना कुछ ग्रेविटी होगी। A की कुछ ग्रेविटी होगी, B की कुछ ग्रेविटी होगी। कोई ऐसा पॉइंट होता होगा जहाँ पर इनकी ग्रेविटी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती होगी, उसको लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। ब्लैक होल
बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत बार कवर कर चुके हैं हम लोग। ब्लैक होल बेसिकली एक तरीके से ऐसी प्लेस है जहाँ पर ग्रेविटी और लाइट भी खींची चली जाती है। जनरली लाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट कभी भी बेंड नहीं कर सकती है ना। बट ब्लैक होल इतनी पावरफुल चीज़ है ना, एक फिनोमिना है, उसके अंदर ग्रेविटी भी मुड़ जाती है। अभी आप राइट नाउ आप अर्थ पे बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग समवेयर है ना, और यू मस्ट बी वॉकिंग, यू मस्ट बी ट्रैवलिंग इस वीडियो को देखते हुए, तो आप देख रहे हो कि आप ग्रेविटी की वजह से सब कुछ परफॉर्म कर पा रहे हो, ऑलराइट। बट क्या आप इस ग्रेविटी को कन्वर्ट कर सकते, होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो, ट्रैप कर सकते हो? क्या आप इस ग्रेविटी को बेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। बट ब्लैक होल के अंदर ऐसा हो जाता है, वहाँ पर ग्रेविटी भी बेंड हो जाती है, वहाँ पर लाइट भी बेंड हो जाती है। इट्स सच ए पावरफुल थिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग इसकी रिक्वायरमेंट शायद पड़ेगी नहीं। नेबुला बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बहुत बड़ा एक जाइंट क्लाउड होता है डस्ट और गैस का, स्पेस में आप लोगों ने देखे होंगे नेबुला के फोटोज़। आप सडनली ये जो गूगल अर्थ होता है ना, अगर आप गूगल अर्थ को जूम आउट करते चले जाओगे ना, जूम आउट जूम आउट जूम आउट, बहुत सारी गैलेक्सीज वगैरह में जाकर के आपको नेबुला दिखाई देगा, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा उसका पिक्चर होता है। अब हम लोग जरा देखते हैं ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में चीज़ें और थोड़ी सी। एक तो इसका विजन क्या है, ये तो यूनिवर्स को ना इंफ्रारेड वेव से स्टडी करता है, ठीक है ना। ये जो टेलीस्कोप है ना, ये ओनली इंफ्रारेड स्पेशलाइज्ड है। मिरर्स लगे हुए इसमें 6.5 डायमीटर्स के, बिगर देन एनी ऑफ द प्रीवियसली लॉन्च। पहले वालों में जो मिरर लगते थे वो काफ़ी छोटे लगते थे, अगर आप देखोगे दीज आर द मिरर्स। एंड लोकेशन की बात करते हैं तो ये अर्थ के ऑर्बिट में नहीं है, बल्कि सन की ऑर्बिट में लगाया गया है, सन से भी ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स दूर। तो हबल और अगर JWT की बात करते हैं तो ये अर्थ है, अर्थ के 570 किलोमीटर पर हबल स्पेस टेलीस्कोप था, और अर्थ से ऑलमोस्ट 3,84,000 किलोमीटर पे मून है। वेब जो है ना, इसको हम लोगों ने अर्थ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, तो ये वैसे अर्थ में नहीं, ये सन के उसमें है, ऑर्बिट में। और इसको लैंग्रेज पॉइंट L2 पर रखा गया है। L2 में टेलीस्कोप जो होता है वो अर्थ के लाइन में ही रहता है, लेकिन सन के अराउंड मूव करता है। ओके, फिर मेजर कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं, ISIM वगैरह मेजर इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐड किए गए हैं। देखो ये जब क्वेश्चन मेंस में जब आया है ना, तो आप इसमें ना सारी चीज़ें याद नहीं कर पाओगे, मेजर एलिमेंट्स क्या है, मेजर इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, क्योंकि जब ये टॉपिक न्यूज़ में आता है, मैगजीन्स वगैरह में आता है, तो आप कभी भी इनमें इतना डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करते हो। तो व्हाट डू यू स्टडी मोर अबाउट दैम इज, मतलब सोच करके देखो, ये अवेलेबल है डेटा आंखों के सामने, बट क्या इसको याद कर पाओगे? ये नियर इंफ्रारेड कैमरा, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी, किसी को भी याद होगा? आपको क्या लगता है एग्जाम में ये चीज़ें याद हो पाती हैं? हाँ, ये पॉइंट्स तो याद हो जाते हैं, L2 वगैरह होता है सन के ऑर्बिट में, इट्स इजी टू रिमेंबर। इवन ये डिस्टेंस सबको याद होता है, मून और अर्थ का जो आंसर राइटिंग करते रहते हैं लगातार, उनको याद हो जाता है। बट क्या ये चीज़ याद हो पाएंगी कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है? सो व्हाट्स इजी टू मेंशन इज कंपैरिजन लिख देते हैं। कुछ नहीं आ रहा एग्जाम के अंदर, लेकिन लिखना है, और टेक्निकल क्वेश्चन है, तो 99% लोगों को क्वेश्चन नहीं आता होगा मेंस में, तो व्हाट वी कैन राइट इज कंपैरिजन विच इज़ ईजी टू मेंशन, है ना। अब अगर आप देखोगे हबल जो था, तो उसमें वेवलेंथ से अल्ट्रावायलेट, विजिबल, है ना, इंफ्रारेड भी था। और जो हमारा इस जेम्स वेब वाला है ना, इसमें नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड, हम लोगों ने देखा ना, सिर्फ इंफ्रारेड के ऊपर स्टडी करेगा। ये सर्विसेबल नहीं है, आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो डिस्टेंस इसका बहुत दूर हो चुका है। फिर न्यू बॉर्न गैलेक्सीज के बारे में ये बात करेगा, ऑलराइट। एंड इसमें प्राइमरी मिरर भी है, एक मिरर सेगमेंट बनाया गया है। अर्थ से ये ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। देखो अगेन कुछ लोग जिद करेंगे कि नहीं, ये भी तो याद करना होता है, ये भी लिखना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ऐसा है, लिखना तो बहुत कुछ होता है, बट देर आर नो परफेक्ट आंसर्स इन आंसर राइटिंग। इफ़ यू कैन रिमेंबर, डेफिनेटली गो फॉर ऑल दिस थिंग्स। ये क्या होता है OT, क्या होता है NIR कैम, बिल्कुल चले जाओ। बट इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कितने कम होते हैं उसको भी देखो। और इसके मुकाबले में अगर आप GS2 के क्वेश्चंस को स्टडी करोगे ज़्यादा, GS1 के, तो शायद आपके चांसेस नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। तो उस तरीके से टॉपिक्स को पढ़ो कि इतना बेसिक तो कवर कर ही लें हम, वो हम मिस ना करें किसी भी हालत में। बट बाकी जो चीज़ें हमें याद हो रही नहीं पाएंगी। अब कैन यू रिमेंबर दिस डायग्राम, क्या आप ये टेम्परेचर भी याद रख पाओगे? क्या ये याद रख पाओगे स्टीयरिंग रिएक्शन क्या है, कंप्यूटर कहाँ लगा हुआ है, एंटीना कहाँ है, सोलर पैनल कहाँ है? सी इट्स वेरी गुड। अगर आपको याद रह जाए, आपकी फोटो मेमोरी बहुत अच्छी हो, यू ड्रॉ अ डायग्राम, आप मेंशन कर दो, आपको एग्जामिनर नंबर देगा। बट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर सो मच? कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था, कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये इजी है, नासा, यूरोप और कनाडा तीनों ने मिलकर बनाया है इसको, तो वो तो मैप पे दिख जाता है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप। तो तीनों ने मिलकर नहीं, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों ने मिलकर के इसको बनाया था। इट्स ईजी टू रिमेंबर। बट तो जो चीज़ें याद रखने की है उनको आप ज़रूर याद रखें, अदर थिंग्स को जस्ट अवॉइड, क्योंकि आपकी मेमोरी को डिस्टर्ब करेगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा कि फिर क्या कुछ चीज़ें याद रह पाती हैं, क्या इग्नोर करनी होती हैं। और ऐसा पता है क्या होता है, एग्जाम जब हो जाता है ना, उसके बाद मैगजीन वालों को भी पता चलता है कि अरे ये भी लिख दो, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अरे ये वाली चीज़ भी मेंशन कर दो स्टूडेंट्स के लिए। सो यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू इग्नोर द इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड।
रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अब न्यूज़ इन शॉर्ट है। सबसे पहले हमारा ग्लोबल वैक्सीन मार्केट की रिपोर्ट आई है 2022 की, तो उसको WHO ने रिलीज़ किया था। कुछ डेटा बताया था कोविड-19 में ग्लोबल लेवल पे वैक्सीन मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा था। तो एक तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था, यानी कि अफ्रीकन रीजन में सिर्फ 3% तक कोविड-19 की वैक्सीन गई थी। दिस वन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, हेल्थ वाले में भी, और इंडिया का रोल अगर अफ्रीका के साथ टॉपिक आता है वहाँ पर भी यूज़ कर पाओगे। उसके बाद रिकमेंडेशन दिए थे गवर्नमेंट के लिए, कुछ एविडेंस इन्फॉर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाओ, नई वैक्सीन टेक्नोलॉजी में पैसा लगाओ, ट्रांसपेरेंसी रखो, रिसर्च डेवलपमेंट पे काम करो, वैक्सीन वैल्यू चेन में ट्रांसपेरेंसी रखो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला था कि इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 पे काम करो, कंट्री ड्रिवन इनिशिएटिव्स पे काम लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। वेरी जनरल पॉइंट्स। इनकोवैक ये वर्ल्ड की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है। इंट्रानेजल मतलब क्या, आप लोगों ने वो देखा होगा ना, इनहेलर आता है विक्स का, उसको अपने नोज़ के पास लगाओ, देन यू इनहेल इट। उसी तरीके से एक इंटरनेशनल वैक्सीन बनाई गई है, तो इसको अप्रूवल भी मिल गया है एज द कोविड बूस्टर डोज फ्रॉम द DCGI। इंडिया का जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया कि इंडिया में इसको एज अ बूस्टर डोज इस्तेमाल किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT का कोविड सुरक्षा प्रोग्राम है, उसमें इस तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए फाइनेंसिंग की जाएगी। GPIA ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इंडिया इसकी चेयर पोजीशन के ऊपर जाएगा। रिसेंटली 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये बताना है कि वर्ल्ड के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल और यूज़फुल तरीके से हम लोग कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो थ्योरी और प्रैक्टिस में जो गैप होता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसको बिल्डअप करने के लिए एक पार्टनरशिप की गई है। इसमें राइट नाउ 25 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, US, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। इंडिया ने भी इसको 2020 में ज्वाइन किया था। मेंबरशिप इसकी सभी के लिए ओपन है, चाहे वो इमर्जिंग कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग हो, सबके लिए ओपन है। सेक्रेटेरिएट इनका OECD में है। इंपॉर्टेंट डेटा टू रिमेंबर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इंडियन इकोनॉमी में 2035 तक ऑलमोस्ट 967 बिलियन की बात कर रहा हूँ, तो देख लो 2035 तक ही अगर आप लोग में से कोई ऐसा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है, तो ये 967 बिलियन मतलब इट इज़ टचिंग ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन, क्लोज टू 1 ट्रिलियन। इतना काम होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आजकल कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं, कुछ ऐप्स आ गई हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं। यू कैन स्टार्ट यूजिंग देम। और देखो जब क्रिप्टो आया था ना, तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग में उसमें क्रिप्टो में अच्छे से हाथ मार लिए, वो लोग अभी करोड़ों में लेके बैठे हैं, करोड़ों अरबों में। तो बीइंग अ स्टूडेंट आप ये चीज़ें पार्ट टाइम में कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई इतनी होती है कि दिन में 15-20 मिनट नहीं निकाले जा सकते। यू कैन वेरी एफिशिएंटली वर्क ऑन दिस थिंग पैरेलली। तो देखो जरा करके कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ आप कर सकते हो क्या पैरेलली साइड में। देन योटा D1 ये कंट्री का बिगेस्ट डेटा सेंटर है जो रिसेंटली यूपी में लॉन्च किया गया था। ध्यान रहे, ऊपर हमने एक टॉपिक किया था ना, वो बायोलॉजिकल डेटा का था, ये डेटा सेंटर की बात की जा रही है। तो ये नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है योटा D1, और इसको 5,000 करोड़ की कीमत से बनाया गया था ग्रेटर नोएडा में। हम इंडिया की जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है ना, उसको इंक्रीज़ करेगा। राइट नाउ हमारी सिर्फ 2% की कैपेसिटी है। तो ये इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर 650 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं, याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। लेकिन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड में ना सिर्फ 20% डेटा का इस्तेमाल करता है। तो डेटा सेंटर क्या होता है, एक सिक्योर स्पेस होता है। यहाँ पर जैसे आप राइट नाउ ये वीडियो जो देख रहे हो ना, यूट्यूब पर ये वीडियो आप देख रहे हो, पर ये वीडियो आपके फ़ोन के अंदर है, इट इज़ प्लेइंग इन योर फोन, बट ये वीडियो कहीं पर अपलोड हुई है ना। जब मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, मैंने इसको एडिटिंग की, मैंने इसको रेंडरिंग की, मैंने इसको अपलोड किया यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के डेटा सर्वर पे अपलोड हुआ है। वो जो डेटा सर्वर्स होते हैं उन्हीं के डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं। कलेक्शन, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उन सब के ऊपर काम करते हैं। तो इंडिया में डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडिया का जो डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत बनाने के लिए डेटा लोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकलाइजेशन मतलब भारत में ही वो डेटा स्टोर हो। तो इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं। 2020 की हमारे पास डेटा ड्राफ्ट सेंटर पॉलिसी भी है जो ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाना चाहती है इंडिया को। न्यू सेफ्टी टेस्ट फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने, देखो ये बहुत ज़रूरी है। अब कौन सी इंडस्ट्री ने टेस्ट वगैरह लॉन्च किए कि अप्रैल 2023 के बाद जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर होंगे ना, वो कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल के टेस्ट रखेंगे। देखो राइट नाउ आप जो भी फ्यूल व्हीकल्स यूज़ करते हो, ठीक है, उनकी टेस्टिंग होती है पहले, और आपकी गाड़ियों के अंदर ना टेस्टिंग की रेटिंग भी लिखी होती है। आप चेक करते हो भाई मारुति क्या कर रहा है, हुंडई क्या कर रहा है, टोयोटा क्या कर रहा है, उन्होंने अपनी कार की कहाँ कहाँ से टेस्टिंग कराई थी। उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ बेंचमार्क्स होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ना अभी तक ऐसा नहीं था, कोई ऐसे सेंट्रलाइज टेस्टिंग फैसिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल की नहीं थी। वो खारी कंपनी जो होती है ना अपने हिसाब से टेस्टिंग कर रही थी, बट गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हमें इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से ना कुछ ये चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। तो जो इनको करेगा उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, सब्सिडीज़ मिलेंगे। तो PLI स्कीम है इसके लिए, PLI स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी वगैरह की है। फेम हमारी स्कीम है।
तीनों स्कीम को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, उसमें कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि इंडिया के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज किया जा सके और ताकि हमारा जो ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को हम इंक्रीज कर सकें। PLI स्कीम फॉर ACC, बेसिकली जो ये ACC वाली चीज़ है ना, इसमें एडवांस केमिस्ट्री सेल, ये बैटरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें कैसे हम लोग इसमें जो हमारी कैपेसिटी उसको अचीव कर सकते हैं, क्वालिटी आउटपुट में हम लोग इसको कैसे एनहेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की बात की जाएगी। PLI मैंने आप लोगों को समझा दिया, इस वीडियो में 2-3 बार आ चुका है, समझा दिया है। फेम 2 के अंदर भी काम यही किया जाएगा, इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं इसका प्रमोशन किया जाना है, डिमांड इंसेंटिव्स के थ्रू इस पर काम किया जाएगा और चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे इंडिया के अंदर बहुत जगह पर। OceanSat-3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है, तो रिसेंटली PSLV C-54 रॉकेट ने सक्सेसफुली OceanSat-3 को और 8 दूसरी नैनो सैटेलाइट्स को SSO सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया था। अभी जो सैटेलाइट्स SSO में जाती है ना, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, ये बेसिकली पोलर ऑर्बिट्स के ऊपर जाती हैं। तो यूजुअली ये अर्थ को ट्रेवल करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो यानी कि अर्थ के पोल्स के रफली नॉर्थ साउथ से पास करती हैं। तो ये पता होना चाहिए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है। बाकी इसमें और जो चीज़ें आपको याद करने की हैं उसमें क्या कुछ पे लोड्स हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन की मॉनिटरिंग के लिए, फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, ये मरीन अलगी होता है। तो देन सी सरफेस टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए भी है। उसके अलावा जो भी ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती है ना, EOS, इनको हम लोग अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। इनका काम ही ये होता है कि स्पेस से अर्थ को बहुत जगह तक ऑब्जर्व करना, नेविगेशन, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, ओशियन एटमॉस्फेयर स्टडीज एट्सेट्रा, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी। सरस-3 टेलीस्कोप, तो सरस-3 टेलीस्कोप ने बेसिकली पता चला है कि अर्थ की जो अर्लीस्ट रेडियो ल्यूमिनियस गैलेक्सीज थी ना, जो कि 200 मिलियन साल पहले बनी थी बिग बैंग के बाद, उनके बारे में थोड़ा सा पता चला था यूजिंग दिस टेलीस्कोप। तो एक रेडियो टेलीस्कोप ही है ये बहुत सारे रेडियो वेव्स के सिग्नल्स को स्टार्ट करता है फ्रॉम द कॉस्मिक डाउन। कॉस्मिक डाउन का मतलब है कि जब कॉस्मोस की शुरुआत हुई थी ना, तब से और अब तक जो भी डेटा क्योंकि वेव्स हैं वो वेव्स स्पेस में अवेलेबल होती है, उनको डिटेक्ट कर पाता है। तो ये वर्ल्ड का पहला ऐसा टेलीस्कोप है जो इस तरह की सेंसिटिविटी को रीड कर पा रहा है। इसको कर्नाटका के अंदर डिप्लॉय किया गया था और इसको रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से डिज़ाइन किया गया था। कोरोनल होल्स, नासा का सोलर डायनामिक्स जो है, उन्होंने रिसेंटली पता किया था कि जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है ना, उसके अंदर कोरोनल होल्स होते हैं कैसे, और ये हमारी आइज़ को अनविजिबल होते हैं। क्या होते हैं कोरोनल होल्स? ये सन का जो सरफेस होता है ना, अब आप लोगों ने सन तो देखा होगा, ठीक है, सन के ऊपर ना कुछ कुछ डार्क स्पॉट्स होते हैं। अगर आप लोग उसकी कोई जूम्ड इन पिक्चर देखोगे तो ये डार्क स्पॉट्स वो होते हैं, बेसिकली यहाँ पर सोलर मटेरियल कंपैरेटिवली कम होता है इन कंपैरिजन टू द अदर पार्ट ऑफ द सन। तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग थोड़े से डार्क होते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। अब ये अपने आप में कोई बहुत यूनिक फिनोमिना नहीं है, ये जो कोरोनल होल्स होते हैं ना, इनके कारण ही सोलर स्टॉर्म होता है। अब सोलर स्टॉर्म के ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन आया था रिसेंटली प्रीलिम्स के अंदर, तो याद ही होगा जिन लोगों ने PYQ सॉल्व किए हैं, फिर जो रिपीटर्स हैं एग्जाम में। तो इसलिए कोरोनल होल्स के बारे में पता है कि रिसेंटली नासा के सोलर डायनामिक्स ने कुछ ऑब्जर्व किया था, एक फिनोमिना ऑफ कोरोनल होल्स इन दी अल्ट्रावायलेट लाइट्स, क्योंकि ये हमारी आंखों को विजिबल नहीं होते, तो डिवाइसेस से देखना पड़ेगा। अभी जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं, इनका क्या इंपैक्ट होता है? हमारे रेडियो ब्रॉडकास्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं ये, है ना, GPS सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा भाई, GPS का एक रिप्लेसमेंट आ रहा है अभी, VPS, ठीक है, देखते हैं कब आता है हमारी मैगजीन के अंदर, और VPS थोड़ा बेटर होने वाला है। लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू रोल आउट दिस। सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर सकता है, एस्ट्रोनॉट्स भी अगर उसमें एक्सपोज हो गए तो उनको भी रेडिएशन के लेवल से हिट कर सकता है। लीप सेकंड क्या होता है? लीप सेकंड क्या होता है ना कि हमारा एक अर्थ होती है, हमारा अर्थ का रोटेशन होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है 23 आवर्स 59 सेकंड समथिंग होता है हमारे अर्थ का, ठीक है, 59 पॉइंट समथिंग बहुत ज़्यादा होता है। और एक होता है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल टाइम होता है। तो यूनिवर्स के अंदर ना हमारी एक एटॉमिक क्लॉक लगी हुई है, मतलब स्पेस में हम लोगों ने एक एटॉमिक क्लॉक लगाई जो बहुत एक्यूरेट टाइम मेजर करती है। हमारा जो अर्थ का रोटेशन है ना, वो ऑलमोस्ट 1 सेकंड के हिसाब से ना पर ईयर, एग्जैक्ट 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड से भी कम के हिसाब से पर ईयर हमारा रोटेशन जो है ना वो स्लो करता जा रहा है। तो हमारी अर्थ का रोटेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, सेम है, स्लो कर रहा है। उसकी वजह से ना एक लीप सेकंड जनरेट हो जाता है। जैसे हम लोग ईयर्स की जब बात करते हैं ना, 365 डेज, 366 डेज, 364 डेज, जो भी हम लोग कवर कर रहे होते हैं, पता होगा आप लोग को ये सारी चीज़ें कि हमारा जो जैसे 2020 जो था, ये हमारा लीप ईयर था, है ना। तो जो पिछले 4 सालों के अंदर जो वो एक डेज इकट्ठे हुए थे ना, वो इस साल में हम लोग ऐड कर देते हैं, 365 डेज बना देते हैं। उसी तरीके से लीप सेकंड भी होता है।
ये जो मैंने कहा ना अर्थ का रोटेशन जो है वो स्लो हो रहा है, तो एक एक सेकंड जो डेवलप होता रहता है ना, उसके तकरीबन 1972 से लेकर के अभी तक 27 लीप सेकंड्स डेवलप हो गए थे। अभी हुआ क्या है ना, एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो ये CGPM जो है ना, ये क्या है, ये एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो BIPM यानी कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के साथ काम करती है। तो BIPM 1875 में बनाया गया था। इन्होंने ना रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया था कि 2035 के बाद ना हम लोग ये लीप सेकंड का कॉन्सेप्ट हटा देंगे। इस टॉपिक में इतना ही गिवन है, आपको बस लीप सेकंड के बारे में पता होना चाहिए, उसका कारण पता होना चाहिए कि अर्थ का रोटेशन जो है ना वो स्लो हो रहा है, इसलिए लीप सेकंड जनरेट हो जाता है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एटॉमिक क्लॉक होती है, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक क्लॉक होती है, वो एकदम एक्यूरेट टाइम आपका बताती है। हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, तो रोल्स रॉयस नाम सुना होगा, उन्होंने सक्सेसफुली हाइड्रोजन पावर्ड जेट इंजन को टेस्ट किया था। अब टेस्ट क्यों किया था, क्योंकि वो यही देखना चाहते थे कि स्मॉल और जो मिड साइज़ के एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उनमें 2030 के बाद ये लोग किस तरीके से हाइड्रोजन के इंजन का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है उसको हम कैसे जनरेट करते हैं, विंड और टाइडल पावर से, हाइड्रोजन पावर जो होती है। अब जरा ये पहले देख लेते हैं, हाउ ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन आर मेड। जब हमको ग्रे हाइड्रोजन बनाना होगा ना, उसको हम लोग फॉसिल गैस से एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि CO2 से रिलीज होती है। जब हम लोगों को ब्लू हाइड्रोजन बनाना होगा ना, तो हम लोग उसको फॉसिल गैस से एक्सट्रैक्ट करेंगे बिफोर दिस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। बस एक्सट्रैक्शन करना है, लेकिन स्टेप्स है, पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाद में एक्सट्रैक्ट कर लिया। ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं जब हम लोग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन जब एयर में रिलीज होती है ना, उस तरीके से। तो स्टेप्स अलग अलग हैं, आपको याद रखना होगा ब्लू क्या होता है, ग्रे क्या होता है और ग्रीन क्या होता है। देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इन द फ्यूचर। ये तो मैं भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा भविष्य में। अभी हुआ क्या है, हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन जो इंजन होता है ना, ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस पे हमारा बाकी जो ICE काम, अभी आपके पास नॉर्मल कार होती है, उसमें पेट्रोल या फिर डीजल इंजन होगा, तो जिस प्रोसीजर पे वो काम करता है ना, उस पर ही हमारा हाइड्रोजन वाला भी काम करता है। फर्क सिर्फ ये होता है, आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। तो हाइड्रोजन इज नॉट द सेम एज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन जो है ना, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरह नहीं होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर जो हाइड्रोजन की पावर, हाइड्रोजन जो है ना वो सेल्स को पावर देता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अभी रोल्स रॉयस ने इसका इस्तेमाल करने की बात की थी 2030 के बाद में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ना ऑलमोस्ट एक जीरो कार्बन फ्यूल है फ्यूचर के लिए, और इसकी फ्लेमेबिलिटी रेंज भी ज़्यादा है ना, एंड थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल मतलब यहाँ पर हीट की एफिशिएंसी ज़्यादा है इसकी, और ये लोअर ग्रेड के हाइड्रोजन पर भी ऑपरेट कर सकता है इसलिए। देन वी हैव SMRs, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो रिसेंटली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर जो थे ना, उनकी पावर कैपेसिटी है 300 मेगावाट पर यूनिट के हिसाब से, वो एस्टेब्लिश किए गए थे। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था ना, वो रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में ही, है ना। अब उसमें हुआ था क्या था कि एक के अंदर ना 2 की एनर्जी यूज़ की गई थी। तो प्रेजेंटली हमारी जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है ना, वो 6780 मेगावाट की है। इसमें 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हमारे इंडिया के पास। एक होता है लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर, फिर होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और एक होता है माइक्रो रिएक्टर। तो बेस्ड ऑन कितनी एनर्जी जनरेट करेगा उसके हिसाब से हम लोग इनकी ये वेरिएशन बता देते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अब है तकरीबन 11 साल के बाद हमारे जो टेलीविज़न चैनल्स वगैरह होते हैं ना, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ की गई थी 2022 में। पहले तो ये बताया गया कि हर दिन 30 मिनट तक आपको कोई ना कोई नेशनल या फिर पब्लिक इंटरेस्ट का कोई ना कोई कंटेंट आपको प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है अपलिंक, एक होता है डाउनलिंक। अपलिंक का मतलब ही ये होता है कि सैटेलाइट से और मतलब ग्राउंड से और सैटेलाइट के पास जो डेटा जाता है ना, जो सिग्नल जाते हैं, उसको बोलते हैं अपलिंक, और सैटेलाइट से जो ग्राउंड पर आता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउनलिंक। तो इसी को लेकर के कुछ गाइडलाइंस वगैरह आई थी, कैबिनेट ने इन गाइडलाइंस को रिवाइज किया था, एंड उन्होंने ऑब्लिगेशन दिया था कि भाई नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट करोगे, मैंडेटरी हो जाएगा सभी चैनल्स के लिए अपलिंक करना इन द फ्रीक्वेंसी बैंक अदर देन सी बैंड। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि आपको कोई लाइव टेलीकास्ट करना होता था ना किसी इवेंट का, तो आपको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, परमिशन लो, सब कुछ। अब उन्होंने कहा अगर आपको कोई लाइव टेलीकास्ट करना है तो आप बस एक रजिस्ट्रेशन करा लो, वो काफ़ी रहेगा, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा साइंस एंड टेक भी खत्म होता है। कल्चर सेक्शन का पहला टॉपिक हमारा कुतुब शाही आर्किटेक्चर। रिसेंटली जो ये स्टेप वेल्स होते हैं ना कुतुब शाही टॉम्स के, इनको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला था फॉर द कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन। और भी कुछ अवार्ड्स मिले थे, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस भी होता है, एक अवार्ड फॉर मेरिट होता है, इन सबको भी देखेंगे क्या है ये कुतुब शाही आर्किटेक्चर, गोलकोंडा फोर्ट, चार मीनार वगैरह सबको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे भी कुछ की मॉन्यूमेंट्स है कुतुब शाही आर्किटेक्चर के, उनको भी देखने की कोशिश करते हैं।
ऐसे चीज़ों क्वेश्चन आ जाते हैं। 2022 के एग्ज़ाम में भी आया था, जो विजन की मैगजीन में कल्चर का टॉपिक आया था ना, उससे कोई किसी सेंट के ऊपर आया था क्वेश्चन वो। तो ये स्टेप वेल्स होते हैं ना, अब स्टेप वेल्स का फोटो इसमें क्लियर से, स्टेप वेल्स बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना, स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा फोर्ट, तो यही होता है। इसमें पानी जो है ना, नीचे वेल के अंदर पानी जो जाना, इसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह लगी होती हैं। किसमें 3 साइड लगी होती है, किसमें 4 साइड लगी होती हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है। आप में से किसी ने कभी ना कभी देखा भी होगा। इस मॉन्यूमेंट को ना अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन मिला था। एक्चुअल में ना 6 कैटेगरीज के अवार्ड होते हैं। अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस, डिस्टिंक्शन, मेरिट, न्यू डिज़ाइन, है ना, स्पेशल रिकॉग्निशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यूनेस्को ने ये एशिया पैसिफिक, अब एशिया और पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ को ध्यान में रखो, उनके लिए ईयर 2000 में इस तरह के अवार्ड स्टार्ट किए थे। तो अवार्ड ऑफ एक्सलेंस मिला है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वास्तु संग्रहालय म्यूजियम है ना मुंबई के, महाराष्ट्र में, उसको। मेरिट वाला मिला है दोमाकोंडा फोर्ट है तेलंगाना में, और एक और भी है बायकुला स्टेशन मुंबई का, इनको भी मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट का। तो ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है ना, ये विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको का पार्ट ही है। एंड इसको पहले बोला था प्रिंस ऑफ वेल्स का म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। फोटो है आपके सामने। डोमाकोंडा फोर्ट जो है ये 18th सेंचुरी का, ये ग्रेनाइट रॉक से बनाया हुआ है, जो कि फोर्ट किले की जो दीवारें हैं उस पर। बायकुला जो स्टेशन है ये एशिया का ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है ना, 1853 में। आपको याद होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो इंडिया के अंदर जो पहला रेल स्टार्ट हुआ था, है ना, 1853 में ही हुआ था, बॉम्बे से थाने जाने के लिए। तो उस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हो। अब सिंस कुतुबशाही आर्किटेक्चर की बात की गई तो हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। यहाँ पर गोलकोंडा फोर्ट, कुतुबशाही टूम्स हैं, चार मीनार वगैरह हैं, ये सब इस पूरी कुतुबशाही डायनेस्टी की मेजर चीज़ें थी। तो अच्छा ये मेंस 2022 में क्वेश्चन आया था, अगर आप देखोगे ना GS 1 में पहला जो टॉपिक आया था उसमें आया था कि मिडीवल इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में कुछ सवाल आया था। तो कहीं ना कहीं कुतुबशाही आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं मिडीवल इंडिया के आसपास की बात की जा रही है। तो जस्ट हैव एन आइडिया, उस समय मीनार्स जो थी ना, देवर इन प्लेस ऑफ डॉम्स की जगह मीनार्स का इस्तेमाल होता था। एंड जो ऑर्नामेंटेशन डेकोरेशन वगैरह होता था, इट वाज इन द पैरापेट्स। सरफेस जो था इन स्टूको और कट प्लास्टर में बनाते थे। ओके, टाइल्स का बहुत कम इस्तेमाल होता था। ब्लैक बसाल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। ऐसे कुछ पॉइंट्स आप 2-3 भी लिख दोगे ना एग्जाम में तो काफ़ी डिस्टिंक्ट हो जाएगा आपका आंसर। सो गोलकोंडा फोर्ट जो है एक फोर्टिफाइड सिटाडेल है। फोर्टिफाइड का मतलब होता है इसके आसपास किला बना हुआ है। फोर्ट किले को बोलते हैं। सिटाडेल बोलते हैं चबूतरा टाइप का, थोड़ा ऊंचाई पर है ये। तो जो मॉन्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, उनमें पर्शियन, पठान और हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। एंड उस पर प्लास्टर वर्क किया गया है और ग्लेज टाइल वर्क किया गया है। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं जो कि पहले बहामनी टूम्स थे, बिदर के वहाँ से हैं। एंड स्टूको ऑर्नामेंटेशन, ये अलग अलग टाइप्स की चीज़ होती हैं। यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू ईच वन ऑफ दम इन डिटेल कि ग्लेज स्टाइल क्या होता है, प्लास्टर वर्क क्या होता है। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर 2 ऑफ देम, दैट विल बी मोर देन इनफ। क्योंकि बात ये, इतना डेटा याद कैसे करोगे, समझ तो लोगे, याद करोगे कैसे। 4 मीनार अपने आप में एक्सप्लेन करता है। 4 मीनार्स यानी कि 4 फोल्ड हाउस है ये, इसको चौबारा भी बोलते हैं। 16th सेंचुरी में बनाया गया था। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा मॉन्यूमेंट था जिसको लाइम मोर्टार और ग्रेनाइट्स की हेल्प से बनाया गया था। कुतुबशाही की टूम्स भी हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 टूम्स हैं कुतुबशाही डायनेस्टी के। इसमें कुछ 30, वैसे ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है ना उसमें 30 के आसपास है, बट ये 7 जो है ये मेजर में काउंट होते हैं। इनके सबके नाम आपकी चॉइस है भाई, मैं तो बिल्कुल भी मतलब रीड भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, एक बार अगर आपने किसी ने कोई हैदराबाद का होगा, शायद उसने विजिट ही किया होगा, तो उनके लिए शायद याद रखना आसान हो। कुछ और भी की मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे चरकमन है, ये 4 कमान है, 4 कमान बोलते हैं, 4 आर्चेस हैं ये 1592 के। तो नदन आर्च को बोलते हैं मछली कमान, सदन को बोलते हैं 4 मीनार, ईस्टर्न को बोलते हैं काली कमान, और जो वेस्टर्न उसको बोलते हैं शेर दिल। मक्का मस्जिद भी है जो ग्रेट मॉस्क है, यहाँ पर स्मॉल मॉस्क भी है, इसको 2 में स्प्लिट किया गया था। दारू उल शिफा भी है, ये एक डबल स्टोरीड बिल्डिंग है यहाँ पर। बादशाही अशूर खाना भी है। थोड़ा सा कुतुब डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं। डेक्कन रीजन में इन्होंने 171 ईयर्स तक रूल किया था, राइट। और ये मतलब जो डायनेस्टी थी ना, इससे पहले बहामनी किंगडम हुआ करता था। तो मोहम्मद नगर है यहाँ पर, ये मेजर सिटीज़ में। हैदराबाद भी था, इसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। पर्शियन इनकी कॉर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी, और जो सिटीजन्स थे वो तेलुगु लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। कुतुब शाह जो था वो शिया सेक्ट को बिलोंग करते थे, मुस्लिम का। मुस्लिम्स के 2 मेजर सेक्ट होते हैं ना, शिया और सुन्नी। तो ईरान जो है वो शिया को फॉलो करता है, सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी को फॉलो करता है। आप वैसे भी चाहो तो याद रख सकते हो। तो ये जो कुतुब वाले थे ये शिया सेक्ट को फॉलो करते थे। अभी जो कंटेम्प्रेरी तेलुगु ऑथर हैं
पोन्नागंटी तेलंगानारिया, उनका एक वर्क है ययाति चरित्रा, उसमें पता चलता है कि उस ज़माने में सोसाइटी में जो विमेन का स्टेटस था ना वो काफ़ी पुअर था। फिर जो डायनेस्टी का था, इसको औरंगज़ेब ने सीज़ कर लिया था फोर्ट वगैरह को, गोलकोंडा फोर्ट को 8 महीनों तक फाइट करके। एंड दिस इज़ द रीज़न, इंडिया के मैप में आप देखोगे तो ये आपको दिख गया पूरा का पूरा तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला रीजन। सो इस रीजन के अंदर कुतुब शाही डायनेस्टी ने रूल किया था। छोटा सा टॉपिक था, बट हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट वगैरह को अवार्ड मिलता है देन इट बिकम्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। न्यूज़ इन शॉर्ट देख लेते हैं। मानगढ़ मैसेकर 1913 के अंदर राजस्थान का एक एरिया है मानगढ़, जो वहाँ पर एक मैसेकर हुआ था। तकरीबन 1500 ट्राइबल्स लोगों थे, जो उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने मार दिया था। हुआ ये था ना कि एक तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में ना बहुत सारी ट्रबल्स चल रही थी उस समय, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, ब्रिटिशर्स वगैरह थे। तो एक ग्रेट फेमाइन आया था 1899 से 1900 तक ना, उस पूरे डेक्कन और बॉम्बे रेजिडेंसी के अंदर। उस फेमाइन के अंदर ही तकरीबन 6 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। सोच के देखो, 6 लाख लोग फेमाइन से मर गए थे ना। और नवंबर 1930 में बहुत सारे जो भील ट्राइबल्स वाले लोग थे ना, उनके लीडर थे गोविंद गुरु जी। तो गोविंद गुरु जी एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे। एंड वहाँ के जो आज की डेट में उदयपुर, दुर्गापुर और बंसवाड़ा रीजन है गुजरात के, वहाँ पर वो काफ़ी अपने रेवोल्यूशन आइडियाज़ के लिए पॉपुलर थे। तो उन्होंने जो यूनाइट किया था ट्राइबल्स वगैरह को, खास करके भील और जो गरासिया ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी। 1908 में उन्होंने भगत मूवमेंट भी चलाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। 2 चीज़ें प्रोपेगेट करते थे, एक तो वेजिटेरियनिज्म और अल्कोहल से दूर रहना, एब्सटीनेंस। अब ये जो टॉपिक है ना एग्जाम में मतलब इस तरह के क्वेश्चन आए हैं पहले ट्राइबल्स के ऊपर। आई थिंक उसमें आए थे बिरसा मुंडा वाले में शायद एक सा स्टेटमेंट आया था कि वेजिटेरियनिज्म को और अल्कोहल से वो लोग दे वर दे विलिंग टू स्टे अवे फ्रॉम दम, ऐसा कुछ करके स्टेटमेंट बनाया गया था। जैसे जलियांवाला बाग का केस हुआ था ना, तो उसमें तो क्या हुआ था कि अब हुआ ये था कि ये ना फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करते थे, बहिष्कार करते थे, फोर्स लेबर बंधुआ मजदूरी को भी अगेंस्ट थे, लड़कियों को एजुकेट करना चाहते थे, अपने म्यूचुअल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते थे। अब जैसे जलियांवाला बाग वाला जो केस हुआ था ना, उसके तरह तो नहीं किया था, लेकिन गोविंद गुरु जो थे ना, इनको 20 साल की सज़ा दे दी गई थी और एक आइसोलेटेड आइलैंड के ऊपर भेज दिया गया था। फिर काफ़ी पॉपुलर थे तो इनको हैदराबाद जेल से 1919 में रिलीज़ भी किया गया था, लेकिन बाकी प्रिंसली स्टेट्समैन की एंट्री को बंद कर दिया गया था। तो इनको कंबोई करके एक जगह गुजरात में, वहाँ ये सेटल हुए थे और 1931 में इनकी डेथ भी हो गई थी। अब गोविंद गुरु जी के साथ नवंबर 1930 में एक ये इन्होंने रेवोल्यूशन किया था कि भाई ये जो बॉन्डेड सिस्टम है, टैक्सेस लगा रहे फार्मर्स पर, इसके अगेंस्ट में। तो ब्रिटिश सोल्जर्स ने इनके ऊपर खुले में गोलियां चलाने स्टार्ट कर दी थी यूजिंग मशीन गन वगैरह। तो ब्रिटिशर्स काफ़ी वरीड थे कि ये लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। और प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे वो भी काफ़ी कंसर्न थे सोशल रिफॉर्म को लेकर के। इसलिए उस टाइम पर इस ओपन फायर में 1500 के आसपास जो ट्राइबल लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। इसी को बोलते हैं मानगढ़ मैसेकर। लचित बारफुकान, तो रिसेंटली 3 दिन का एक सेलिब्रेशन हुआ था ऑन द 400 बर्थ्स एनिवर्सरी थी। अहोम किंगडम के जनरल थे एक लचित बारफुकान। अहोम किंगडम क्या था, तो असम में इस किंगडम ने वन ऑफ द लॉन्गेस्ट 600 साल तक इन्होंने राज किया था, 1228 से 1826 तक। तो ये वर्ल्ड में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंस माना जाता है। तो इनको अटैक किया गया था टर्की और अफगानी रूलर्स के द्वारा, जो दिल्ली सल्तनत में थे, और बाद में मुगल्स ने भी अटैक किया था। तो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया को ना इस तरह की रूथलेस इन्वेशन से बचाने के लिए अहोम किंगडम ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे अहोम के मुगल्स के साथ भी 1615 से 1682 तक। उन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली 17 वॉर्स हुए थे और उसमें से मोस्टली को अहोम जीत गए थे। और मुगल जो थे उन्होंने एक मेजर वॉर 1663 का वो जीत गए थे, फिर उन्होंने अहोम को ऑक्यूपाई कर लिया था। इन्होंने काउंटर ऑफेंसिव तरीके से काफ़ी अटैक भी करने की कोशिश की थी। फिर अहोम की विक्ट्री हुई थी, एक बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था 1671 में। इन्होंने अहोम किंगडम की इंडिपेंडेंस को भी डिक्लेयर करने की कोशिश की थी, प्रिजर्व करने की कोशिश की थी। तो हुआ ये था कि इनका जन्म जो था ना, ये लचित बारफुकान 1622 में इनका जन्म हुआ था। 17th सेंचुरी के ये अहोम फोर्स के कमांडर भी थे। तो 5 बारफुकान्स थे अहोम किंगडम के। किंग उस टाइम थे चरदवाज सिंहा थे, उन्होंने इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो अनलाइक द मुगल्स जो प्रेफर करते थे कि ओपन में और बहुत मैसिव आर्मी के साथ अटैक करना, जो बारफुकान थे ना ये गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। गुरिल्ला में क्या होता है ना, छुप कर अटैक किया जाता है, बहुत ओपन वॉर नहीं होता। तो लचित बारफुकान जो थे, किस तरीके से उन्होंने मुगल के साथ फाइट किया था उसको, उस मामले में ये काफ़ी पॉपुलर थे। और उन्होंने बैटल ऑफ सराय घाट में मुगल्स को हराया भी था। ध्यान रहे 1663 में ये हार गए थे, लेकिन बैटल ऑफ सराय घाट के अंदर तो इनकी कुछ विक्ट्रीज हो गई थी, फिर इन्होंने मुगल्स को हराया भी था। उनके कुछ जो रिमेन्स वगैरह थे उनको उसको लेकर के 1672 में कुछ स्वर्गदेव उदय आदित्य सिन्हा जी ने जोर घाट के ऊपर इनकी मेमोरी के अंदर कुछ बिल्डअप भी किया था।
एंड बस इसीलिए अभी रिसेंटली इनकी एक सेलिब्रेशन किया गया था इनके 400 बर्थ एनिवर्सरी पर 24 नवंबर को था, तो उसी में इनके प्रति इनको सम्मान देने के लिए, इनको ऑनर देने के लिए, अहोम किंगडम को याद करने के लिए, उनके सेक्रीफाइसेस के लिए, उन्होंने किस तरीके से कंट्री को और बाकी आसपास के नेबर्स को प्रोटेक्ट किया था। कुछ क्राफ्ट थे जो न्यूज़ में थे। रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो G20 समिट हुआ था ना बाली में, इंडोनेशिया में, उसमें बाकी जो हेड ऑफ स्टेट्स थे उनको कुछ गिफ्ट किया था। तो एक पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है कांगड़ा स्टाइल की, जो कि हिमालय के फुटहिल्स में पाई जाती है। कांगड़ा आप लोगों को पता होगा, हिमालयन साइड से सुना होगा। तो पेंटिंग जो थी वो बेसिकली उस समय के राजा थे संसार चंद, 1775 से 1823, उस समय काफ़ी पॉपुलर हुई थी। देन वी हैव दिस माता नी पचेड़ी। ये आप देखोगे तो गुजरात की कम्युनिटी है, नोमेडिक वागरी कम्युनिटी है, वो एक माता जी को वर्शिप करते हैं। तो इसको वहाँ पे गुजराती कलमकारी भी बोला जाता है। इसका मतलब ही होता है बिहाइंड द मदर गॉडेस। फिर पिथौरा पेंटिंग्स हैं, आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती हैं। तो रथुआ, भील, नायक, ताड़ी ट्राइब्स वगैरह होते हैं, ये सब इन पेंटिंग्स को ड्रॉ करते हैं। इसमें 7 हॉर्सेस आपको जनरली देखने को मिलेंगे। अगर आप पेंटिंग देखोगे ना तो ये आपको दिख भी जाएंगे। अगाते बॉल्स होते हैं, ये एक तरह के ना सेमी प्रेशियस स्टेन से बॉल्स बनाए जाते हैं, कटोरा टाइप का होता है ये, और इसके ना कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने में बड़ी मदद करता है। पतन पटोला 11th सेंचुरी का है, ये प्योर सिल्क से बनाया जाता है, एक पटोला टाइप का होता है। तो इसमें हर कलर की इंटेंसिटी को इक्वल रखा जाता है, और इसमें बंधनी करके एक बहुत टेक्निक होती है डाइंग की, उसका इस्तेमाल करते हैं। किन्नौरी शॉल होता है, हिमाचल प्रदेश की तरफ से काफ़ी पॉपुलर होता है ये। देन वी हैव शदानी दरबार। पाकिस्तान ने इंडियन पिलग्रिम्स को 314th बर्थ एनिवर्सरी थी संत शदाराम साहिब जी की, उसके लिए एंट्री अलाउ की थी। तो 1974 में इंडिया पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, पाकिस्तान इंडिया प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स टू रिलीजियस श्राइन्स। तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है ना, वहाँ पर शदानी दरबार का मंदिर है, हिंदूज़ के लिए काफ़ी सेक्रेड प्लेस है ये। एंड 1786 में संत शदाराम साहिब जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो भगवान राम के जो बेटे थे ना, लव और कुश वगैरह, उन सब के वो फैमिली के डिसेंडेंट थे, और ये लॉर्ड शिव के अवतार भी थे। रिसेंटली इंदिरा गांधी जी को प्राइज़ मिला था फॉर द पीस एंड डिसआर्मामेंट। मतलब इंदिरा गांधी जी का जो पीस प्राइज़ है वो मिला था टू प्रथम, एक NGO है, उनको इस एजुकेशन के फील्ड में मिला था कि कोविड के टाइम पर इन्होंने चिल्ड्रन की एजुकेशन को लेकर के काफ़ी काम किया था। इस प्राइज़ में 25 लाख रुपए का इनाम मिलता है। आई थिंक इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ एक बार आपके प्रीलिम्स में आया है, और उस टाइम आई थिंक टाटा का नाम आया था उसमें एग्जाम्पल में, और इसरो का कुछ एग्जाम्पल था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ एक बार पूछा गया है आपसे। लास्ट वाली मैगजीन के अंदर ही करेक्शन था, आप लोग अपने जो आपके पास PDF होगी उसमें ज़रा चेक करके करेक्ट कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन। एथिक्स का टॉपिक है, एथिक्स ऑन द फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम। अब कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट की बात की जा रही है कि हमारे फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम कैसे काम करता है, और स्टेक होल्डर्स का क्या रोल होता है, फ्रीबीज की क्या प्रॉब्लम होती है फार्मा सेक्टर में, कुछ यूनिफॉर्म कोड है कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस का। ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया था, आप लोगों को पता चला होगा, रिसेंटली ना डोलो 650 के कुछ रिसेंट इश्यूज़ आए थे, इसके कारण कुछ बच्चों की डेथ वगैरह हो गई थी। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का क्या रोल होता है ना, उनमें कुछ एथिक्स होते हैं नहीं होते हैं, उसी सबको जानने की कोशिश करेंगे। कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट, कैपिटलिज्म समझते हो कि US फॉलो करता है, इकॉनमी का स्टाइल होता है, इंडिया मिक्स इकॉनमी फॉलो करता है। तो बिजनेस का गोल होता है ना कि प्रोडक्ट डिमांड को सेटिस्फाई करे। डिमांड क्या चल रही होती है, वेलफेयर, कंजम्पशन, प्लेजर, ये बहुत कॉमन सी डिमांड होती है। तो कोई भी कंपनी जो होती है ना कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट के अंदर, उसका जो एम ही होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। हाँ, ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज होती है जो सोशल गुड पे काम करती हैं, बट डेफिनेटली दे शुड कंसिडर दिस थिंग ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर उनको सोशल गुड पे काम करना चाहिए, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उनमें से एक ऐसे, इसका काम होता तो सोशल गुड का ये, बट कभी कभी ऐसे इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं कि दे आर वर्किंग ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। तो क्या ये प्रॉफिट एजेंडा है, क्या इसका डोमिनेंस होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। पहले तो फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम काम कैसे करता है, इसमें कुछ एंटिटीज़ हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा इसी डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप डायग्राम को अगर देखोगे ना तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कोर फार्मा इंडस्ट्री होती है, ठीक है, इसमें रिसर्च का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, इसमें फार्मा के कुछ इनोवेटर्स होते हैं, बिग फार्मा, इमर्जिंग बायोटेक्स होते हैं। तो ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिसर्च, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, फार्मा इनोवेटर्स के पास अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करके रिसर्च करके भेजते हैं। यहाँ पर काम होता है लॉजिक और रिटेल वगैरह का। ये फार्मा वाले जो होते हैं ना, ये होलसेलर को कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। होलसेलर का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, दवाइयाँ वगैरह जो लेकर के ये फार्मेसी को भी देगा और ये हॉस्पिटल को भी देगा, दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है होलसेलर। अब जो पेशेंट होता है, पेशेंट का काम क्या होता है, उसको ट्रीटमेंट लेना होता है,
वो हॉस्पिटल से भी ट्रीटमेंट लेगा, वो फिजिशियन से भी ट्रीटमेंट लेगा और वो फार्मेसिस्ट से भी ट्रीटमेंट लेगा। इट टेक्स द ट्रीटमेंट फ्रॉम एवरीवेयर। ये एक तरीके का पूरा इकोसिस्टम है जैसे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या ना, कभी कभी इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर ना बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर मतलब हिस्सेदार होते हैं, दे कम एट लोअर हेड्स, आपस में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाता है इनका। तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम के अंदर कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं क्या। पहली बात तो फ्रीबीज की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ना ये जो कंपनीज होती है ना, ये क्या करती हैं कि जो फिजिशियंस डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको बोलती है कि आप एक काम करो, आप हमारी वाली दवाई को प्रिस्क्राइब करो और हम आपको इसके बदले में कुछ इंसेंटिव्स दे देंगे। तो इससे क्या होता है कि, और दूसरी चीज़ क्या होती है, उनको बोलती हैं कुछ ऐसे भी होते हैं इंसेंटिव्स, मतलब कि हम आपका आर्टिकल को ना अपनी पब्लिकेशन में पब्लिश कर देंगे और आप एक काम करना कि हमारी कंपनी की दवाइयों को मतलब प्रमोट करने की कोशिश करना। फिर हमारे जब क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे ना, तो हम उसमें आपको डॉक्टर मतलब आपको लीड इन्वेस्टिगेटर भी बना देंगे। अब इसमें हो रहा क्या होता है ना कि कंपनीज अपने कुछ सोवेनियर्स वगैरह देती हैं, पेन स्टैंड देती हैं, कैलेंडर्स, डायरीज वगैरह देती हैं डॉक्टर्स को। अब ये जो प्रैक्टिस होती है ना, इसमें वो यही कोशिश करता है कि हमारा प्रोडक्ट प्रमोट होता रहे। तो ये एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्ट, आपको ये याद रखना भाई, ये केस एपेक्स लैबोरेटरीज का एक एक्ट है, उसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह की जो फ्रीबीज आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना डॉक्टर्स को, ये प्रोहिबिटेड है, कानूनी तौर पर ये इन पे रोक लगाई हुई है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हमें क्लिनिकल रिसर्च में भी एथिक्स मतलब कि नैतिकता वगैरह जो होती है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें मार्केट में जो ड्रग्स वगैरह होती है ना, उनको मार्केट से पहुंचाने से पहले एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर स्टडी किया जाता है ना। इसमें बहुत बार डायलेमाज आते हैं, बहुत बार कन्फ्यूजन्स आती है, कैसे तो धर्म संकट भी आता है। बेनिफिट कितना मिलेगा इसका और इससे सब्जेक्ट को, यानी कि जानवर को या इंसान को कितना रिस्क है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने वो रिसेंटली किया था, नेक्स्ट मंथ में आएगा वो, एक जो एलिसा समथिंग करके लड़की थी 13 साल की, यूके की, उसका ऊपर जो बेस एडिटिंग का जो वो तरीका होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली उसका कैंसर ट्रीट कर दिया गया था। अब वो 1 of the 10 एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट थी वो लड़की। देन द गर्ल वॉज सब्जेक्ट। उसके ऊपर हो सकता है कि कुछ बेनिफिट नहीं मिलता और उसकी बॉडी को डैमेज हो सकता था, मे बी वो लड़की मर भी सकती थी। अब उसमें ये चेक करना पड़ता है, जब भी रिसर्च वगैरह होती है ना, तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स पे कितना रिस्क होगा, इस चीज़ का डायलेमा हमेशा बना रहता है। इसलिए डायलेमा बना रहता है, तभी एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होती है पेशेंट्स के तहत, है ना। द इकोसिस्टम है ना, उनको तरीके से बताता नहीं कि क्या मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस था, है ना, और ड्रग्स के उस पेशेंट के ऊपर क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना पड़ता है। फिर कभी कभी उसका प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो ड्रग्स की प्राइसिंग को इंक्रीज कर देते हैं, है ना। कुछ ना जेनरिक ड्रग्स होती है। जेनरिक ड्रग्स का मतलब होता है कि दवाई वही होती है एक्चुअली में ना, आपकी कोई एक दवाई होगी तो उसकी कीमत होगी मान लो 100 रुपीज़ है, ठीक है। उसी तरह की एक जेनरिक ड्रग है, ये कोई कंपनी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी दवाई की कंपनी का नाम भी याद नहीं आ रहा। अरे यार, कोई कंपनी का नाम की दवाई कंपनी होती कैसे पता ही नहीं मेरे को। चलो मान लो हिमालय ही है एक, हिमालय करके ना वो कॉस्मेटिक्स वगैरह भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी कोई टैबलेट्स आती हैं, हिमालय कंपनी है, कोई एक टैबलेट की 100 रुपीज़ की आती है। अब ऐसी ही ना सेम दवाई, उसमें सेम कंपोनेंट्स यूज़ किए थे, वो सेम दवाई आपको शायद 15 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी, बट ये जेनेरिक ड्रग्स होती हैं, ये काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना, अब यहाँ हिमालय की दवाई 100 रुपये की, क्योंकि वो ब्रांडिंग का पैसा लेते हैं। हिमालय एक ब्रांड है, बहुत पॉपुलर ब्रांड होता है, तो इसमें ओवर प्राइसिंग की जाती है। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस तरह की फ्रीबीज भी देती डॉक्टर्स को कि भाई आप एक काम करो, हमारी ब्रांडिंग को प्रमोट करो, हम आपको फ्रीबीज दे देंगे। ये भी हो रहा होता है। एवरग्रीनिंग की प्रैक्टिसेस की जाती है। कंपनीज अपने पेशेंट के रूल्स वगैरह को चेंज कर रही होती हैं, कैसे वो अपने ड्रग्स वगैरह के अंदर मोनोपोली का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये सब चल रहा होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। प्रिस्क्रिप्शन डेटा माइनिंग। अब होता क्या है ना कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसमें कुछ स्पेसिफिक डॉक्टर्स को टारगेट किया जाता है ना, सेल्स कॉल्स के लिए, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो उनके पास डेटा अवेलेबल होता है कि भाई डॉक्टर को बोलते हैं एक काम करो भाई साहब, आप अपना डेटा हमको दे दो, आपने कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, हम उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, हम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे। ये भी चीज़ चल रही होती है। देयर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। ये सारे के सारे एथिकल इश्यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। नाउ व्हाट इज दिस UCPMP, यूनिफॉर्म कोड फॉर द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी किसी भी तरीके का गिफ्ट, पेक्यूनरी एडवांटेजेस या बेनिफिट नहीं दिया जाएगा किसी भी पर्सन को जो ड्रग्स वगैरह सप्लाई करने के लिए कैपेबल होता है। फ्री सैंपल्स जो होंगे दे विल नॉट बी सप्लाइड टू एनी पर्सन। कोई भी ऐसा पर्सन जो क्वालिफाइड नहीं है ना इस तरह के प्रोडक्ट के लिए, उनको फ्री सैंपल्स भी नहीं दिए जाएंगे। कुछ क्लेम्स होते हैं कि कोई ड्रग कितनी यूजफुलनेस वगैरह होती है, उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, सभी एविडेंस उसके प्रेजेंट किए जाएंगे। प्रमोशनल मटेरियल में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत क्लियर तरीके से, लेजिबल तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड की जाएगी। कंपैरिजन जो होता है ना ड्रग्स का, वो बहुत फैक्चुअल तरीके से फेयर होना चाहिए।
एंड उसमें सब्सटेंशियल डेटा अवेलेबल होना चाहिए। कमेटी बनाई जाएगी जो कंप्लेन को हैंडल भी करेगी, उसको एथिक्स कमेटी फॉर फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस बोला जाएगा। इन सब इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कोड ऑफ कंडक्ट निकाला था फार्मेसीज़ का, 2015 से ही लागू है। कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि ऑटोनॉमी, जस्टिस, बेनिफिशेंस और नॉन मेलेफियंस। अब जब ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं ना, तो उसके 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं मेडिकल एथिक्स के। ऑटोनॉमी, जो पेशेंट्स होता है ना उसके पास अपनी खुद की ऑटोनॉमी होती है, उसको विचार करने की उसकी मंशा क्या होती है, उसके पास डिसीजन होता है कि वो किस तरह की ड्रग्स वगैरह लेना चाहेगा, कैसा हेल्थ केयर प्रोसीजर वो चाहता है, उसके पास खुद की डिसीजन मेकिंग पावर होती है। जस्टिस का मतलब ही होता है फेयरनेस, है ना। एवरीवन हैज़ टू बी इक्वली इन्वॉल्व, उसमें कानून का भी इस्तेमाल होगा, उसमें बाकी सारे स्टेक होल्डर्स, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पेशेंट, उसके फैमिली मेम्बर्स, इन सब का इक्वल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बेनिफिशियंस, जो भी पेशेंट्स होंगे ना उसका अल्टीमेट गोल उसका वेलबींग होना चाहिए। नॉन मेलेफिशियंस, किसी भी तरीके से पेशेंट्स को हार्म नहीं होना चाहिए, है ना। इवन बिफोर डूइंग देम गुड एंड रिफ्रेन देम फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग अ ट्रीटमेंट दैट ऑल्दो इफेक्टिव कुड बी हार्मफुल। बेसिकली आपको पेशेंट को ये भी बताना होगा कि देखो ये ट्रीटमेंट से आपका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन होगा कि आपका नुकसान भी होने के चांसेस है। इवन दैट थिंग यू हैव टू मैंशन, ये सब चीज़ें मेंशन की जानी चाहिए। तो एथिक्स को हमें मेडिकल पॉलिसी का एक इंटीग्रल पार्ट लेके चलना पड़ेगा एंड कुछ क्लियर तरीके से कम्युनिकेट करना है। ट्रेनिंग के तौर पर उनको लोगों को ओपन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। पेशेंट्स के लिए प्रॉपर इन्फोर्समेंट होना चाहिए, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशंस होने चाहिए। फिजिशियंस को और सबको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, रिसर्च में नई मेडिसिन को इनोवेट करना है। मेडिकल एथिक्स के जो भी प्रोविजंस होते हैं सबको प्रॉपर तरीके से इतना फॉलो करना है कि एक तरीके से वो हमारे कल्चर का पार्ट बन जाए रादर देन एन एनफोर्स बिहेवियर। तो ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेटमेंट। ये कंक्लूजन के लिए अच्छा है लास्ट स्टेटमेंट, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको ये हाईलाइटेड याद रहेगा। तो दैट्स इट अबाउट द एथिक्स। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये डोलो 650 का थोड़ा सा केस हुआ था ना, कुछ लोग मर गए थे, बच्चे वगैरह अफ्रीकन नेशन में, वो इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी, इसलिए न्यूज़ में आया था। लास्ट टॉपिक है हमारा स्कीम्स इन न्यूज़। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIPDF की स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उन्होंने रिसेंटली स्कीम को मतलब ऐसी बात नहीं है स्कीम अभी की नहीं है, कुछ नोटिफाई किया था। एक स्कीम फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP प्रोजेक्ट्स के लिए। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर। सेलिएंट फीचर्स ये हैं कि इसकी शुरुआत तो 2007 में कर दी गई थी, ऑलराइट। अभी इसमें 150 करोड़ रुपए का एक आउटले दिया गया है फॉर 3 ईयर, 2022 से 2025 तक का। तो क्या है ये एक्चुअल में ना, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी। क्यों? क्योंकि जो भी एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स होते हैं ना, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस स्कीम के थ्रू उनको पैसा दिया जाता है, ठीक है। इनका काम ही होता है कि एक बैंकेबल शेल्फ क्रिएट करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स का। अब फंड से जो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी होती है ना, वो PPP ट्रांजेक्शन की सारी कॉस्ट को कवर कर सकती है। यानी कि बेसिकली अब आपको इसको पूरा समझना पड़ेगा। देखोगे आप स्कीम को समझते चलोगे ना, आपको पूरा कवर हो जाएगा। एक तो प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस का एक्सेस मिल जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है ना। प्राइवेट सेक्टर की स्किल्स और रिस्क शेयरिंग इंप्रूव होता है। एक एसेट को क्रिएट करने में मदद मिलती है ताकि सर्विस डिलीवरी और बेहतर हो सके। एलिजिबिलिटी क्या है? प्रपोजल्स फॉर द असिस्टेंस अंडर द स्कीम मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा हो रहा होता है ना जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं, उसको स्पॉन्सर करने की कोई अथॉरिटी होती है। उस अथॉरिटी को भी पैसा चाहिए होता है ना रन करने के लिए उस चीज़ में। फिर जब भी फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना होता है ना IIPDF से, तो नेसेसरी होगा कि जो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी हो ना, वो एक टू क्रिएट एंड एम्पावर द PPP सेल। अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो सेल होगा ना, ये उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करेगा, उसको रेगुलेशन करेगा। अब ये क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी को, उसका 75% पैसा आता है IIPDF से। बचा हुआ जो होता है ना, जो 25% होता है, वो को फंड किया जाता है स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी के द्वारा। फंडिंग जो होती है स्कीम के अंदर, वो बेसिकली उस स्कीम की ऑलरेडी जो फंडिंग आ रही होती है ना, उसके अलावा जो VGF स्कीम होती है ना, उसके अलावा जो होती है ना, उसमें फंडिंग की जाती है। VGF स्कीम क्या होती है? वायबिलिटी गैप फंडिंग। जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है ना स्कीम के अंदर, वो कैपिटल ग्रांट के तौर पर दिया जाएगा। कैपिटल ग्रांट मतलब एक तो पहले वापस नहीं लिया जाएगा पैसा। कैपिटल मतलब आपको उससे ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी होंगी जो फर्दर और रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगी। जैसे आपने कॉफ़ी मेकिंग मशीन बना दी है, तो कॉफ़ी मेकिंग मशीन आपका कैपिटल है, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा। तो अब इस मशीन से आप रेगुलर एक पर्टिकुलर पीरियड तक आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो उन चीज़ों के लिए कैपिटल ग्रांट दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के पहले 5 साल तक आपको वायबिलिटी गैप की फंडिंग की जाती है।
ये जो VGF है ना, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड होते हैं और कमर्शियली वायबल भी होते हैं। कमर्शियली अनवायबल होते हैं, क्योंकि कमर्शियली अनवायबल होते हैं लेकिन इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है, तभी उसको कमर्शियली वायबल बनाया जाएगा फ्यूचर में बाद में, और इनके लॉन्ग जस्टेशन पीरियड्स होते हैं। तो बस ये बड़ी अजीब सी स्कीम है, हालांकि आपके एग्जाम में पूछेंगे नहीं इसके बारे में वो लोग। जस्ट यू नीड टू हैव एन आइडिया कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, 2007 से होती है। अभी 3 साल के लिए इसमें 150 करोड़ का आउटले दिया गया था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सब कुछ खत्म हो गया, सारे नवंबर के टॉपिक्स खत्म हो गए। अपेंडिक्स वगैरह मैंने आपको बताया था, आप लोग खुद कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी एक ने कमेंट किया था कि फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दो। भाई ये जो PDF है ना, बनी बनाई आती है, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकता। मैं ऐसे जूम कर करके पढ़ाऊंगा तो फिर स्क्रीन बहुत डिस्टर्ब होगी, बार बार जूम करना और करना। तो लाइक दिस इज़ द मैक्सिमम दैट आई कैन डू। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, फ़ोन में या फिर iPad वगैरह में देखोगे ना, तो उसमें जूम का फीचर आ चुका है। लैपटॉप में नहीं आया है शायद अभी। यूट्यूब को ना बहुत ज़्यादा जूम कर सकते हो अच्छे से। अगर आप फ़ोन में देख रहे हो ना इस वीडियो को, तो यूट्यूब की वीडियो को जूम करके देखो, काफ़ी अच्छा जूम करने का फीचर आ गया है। तो दैट कैन बी डन, बट मैं इसको PDF को और एडिट नहीं कर सकता। लाइक आई कैन हाईलाइट थिंग्स, आई कैन मेक द एनोटेशंस, आई कैन नॉट चेंज द फॉन्ट साइज। तो वो आपको देखना पड़ेगा अपना। बड़ी स्क्रीन पे आप पढ़ाई कर लीजिए, लैपटॉप में कवर कर लीजिए अगर आपको थोड़ा आंखों में दिक्कत होती है तो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए सो फार। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी। ये वीडियो मैं 26 दिसंबर को अपलोड कर दूंगा, तो प्रोबेबली 26 दिसंबर की शाम तक PDF भी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बेस्ट विशेस।